यूनिवर्सल्स अल्टीमेट बॉस अध्याय 301 महल में पुराने खंडहर। पता नहीं कितने समय बाद वांग हाओ को घेरने वाली बिजली का गोला धीरे धीरे गायब हो गया और विरासत के क्रिस्टल जेड प्लेटफॉर्म पर वापस आ गए। जब वांग हाओ की आंखें खुलीं तो उसकी स्याही जैसी काली पुतलियों में एक हल्की तेज चमक थी, मानो बादलों को भेदने के लिए तैयार हों। वाह, कितना आरामदायक! वांग हाओ ने अपने शरीर को फैलाया और पाया कि तथाकथित दिव्य शक्ति से बदलने के बाद न केवल उसकी ताकत बढ़ गई थी, बल्कि उसके शरीर में असली क्यूई भी अलग लग रही थी और उसकी साधना एक लेवल पार कर गई थी। मार्शल जोंग थर्ड लेवल तक पहुंच गई थी। यह असली क्यूई। वांग हाओ ने भौहें चढ़ाईं और अपने साधना के तरीके मार्शल ब्रिलियंस हेवनली डेमोनिक आर्ट्स के बारे में कुछ जानकारी याद की। कहा जाता है कि मार्शल ब्रिलियंस हेवनली डेमोनिक आर्ट्स 18 डेमन देवताओं ने मिलकर बनाए थे, इसलिए मार्शल ब्रिलियंस हेवनली डेमोनिक आर्ट्स भी एक बहुत ही कंपैटिबल साधना का तरीका है। और उसके शरीर में ये खास ट्रू क्यूई उन इनहेरिटेंस क्रिस्टल के अंदर एट्रीब्यूट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद पैदा हुई एक बिल्कुल नई तरह की ट्रू क्यूई लग रही थी। इसके अलावा ये डिवाइन ग्रेड क्रिस्टल से डिवाइन पावर के साथ मिल गई थी, जिससे उसकी ट्रू क्यूई में बहुत बड़ा बदलाव आया, जिससे वह पहले से 3 से 4 गुना ज़्यादा मजबूत हो गई। वो ये बेबी बनी कितने आराम से सोई। लिटिल वाइट ने वांग हाओ की टोपी से अंगड़ाई ली और रेंगते हुए बाहर निकला, उसके कंधे पर कूद गया और खाने के लिए एक गाजर को गले लगा लिया। वांग हाओ ने इस पेटू खरगोश को देखा, यह अंदाज़ा लगाते हुए कि इस खरगोश को भी अभी अभी काफ़ी फायदे हुए होंगे। वांग हाओ ने 28 इनहेरिटेंस क्रिस्टल को हटाने के बाद महल को फिर से देखना शुरू किया। थोड़ी देर बाद वांग हाओ ने लगभग आधा मीटर लंबा एक हरा बांस का डंठल देखा, जिससे हल्की रोशनी निकल रही थी। लेकिन यह हरा बांस मिट्टी में नहीं उग रहा था, बल्कि हवा में लटका हुआ था। यह इस बच्चे खरगोश का। लिटिल वाइट की नज़र हरे बांस पर टिकी थी और उसके मुंह के कोने से लार टपक रही थी। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसने सीधे अपने हाथ में रखी गाजर फेंक दी और हरे बांस को अपनी बाहों में लेने के लिए आगे बढ़ा। वांग हाओ ने भौहें चढ़ाईं। उसे लगा कि यह हरा बांस जरूर कोई खजाना होगा, वरना ये पेटू खरगोश अपनी पसंदीदा गाजर भी नहीं फेंकता। जब लिटिल वाइट हरे बांस को अपनी पीठ पर लाद कर वांग हाओ के कंधे पर लौटा तो उसने तुरंत अपना छोटा सा रोएदार चेहरा वांग हाओ के गाल पर रगड़ा और नखरे करते हुए कहा, प्यारे भाई वांग हाओ, क्या मैं ये बांस का डंठल ले सकता हूँ? वांग हाओ ने आंखें घुमाईं। तुम ले सकते हो, लेकिन पहले मुझे बताओ ये हरा बांस क्या है? लिटिल वाइट ने अपना छोटा सा सिर हिलाया। इस बेबी बनी को भी नहीं पता, लेकिन इससे निकलने वाली आभा इस बेबी बनी की कल्टीवेशन स्पीड को बहुत तेज कर देती है। कल्टीवेशन तेज। वांग हाओ ने हैरानी से हरा बांस अपने हाथ में पकड़ा, लेकिन उसकी असली क्यूई ने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया। हालांकि उसे पता चला कि यह हरा बांस खास तौर पर सख्त लग रहा था। ये देखकर वांग हाओ ने अपनी लेवल 5 एलॉय ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड निकाली और हरे बांस पर जोर से वार किया, लेकिन हरे बांस पर एक खरोंच भी नहीं आई। ये कैसा बांस है? यह इतना सख्त कैसे हो सकता है? वांग हाओ के हाव भाव थोड़े बदल गए। उसने शार्प लाइट ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड निकाली और हरे बांस पर फिर से वार किया, लेकिन अभी भी कोई नुकसान का निशान नहीं था। खजाना, बिल्कुल खजाना, वांग हाओ हैरानी से बोला। ये लेवल 6 एलॉय से भी ज्यादा सख्त था, इसलिए इस हरे बांस की शुरुआत निश्चित रूप से बहुत खास थी। वांग हाओ, तुम इस बेबी बनी के खजाने को खराब नहीं कर सकते। लिटिल वाइट ने जल्दी से हरा बांस वापस छीन लिया और ध्यान से उसे पहुंचा। वांग हाओ ने लिटिल वाइट को नज़रअंदाज किया और अपने मन में सिस्टम से पूछा, इस हरे बांस को कितने सिन पॉइंट्स के लिए रिसाइकल किया जा सकता है? सिस्टम नोटिफिकेशन, इस हरे बांस की शुरुआत बहुत खास है। ये सिस्टम होस्ट को इसे रिसाइकल करने की सलाह नहीं देता है। रिसाइकल करने की सलाह नहीं देता है। वांग हाओ बहुत खुश हुआ। सिस्टम ने भी इसे रिसाइकल करने की सलाह नहीं दी थी, इसलिए यह निश्चित रूप से एक बहुत खास खजाना था। हालांकि जिस बात ने वांग हाओ को थोड़ा उदास कर दिया वह ये थी कि वह इस खजाने का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, लेकिन एक खरगोश कर सकता था। ये कैसी स्थिति थी? भूल जाए, चाहे कोई खजाना कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते तो वह बेकार है। बस लिटिल वाइट को इसे रखने दो। वांग हाओ ने अपनी भावनाओं को एक तरफ रख दिया और महल में हर जगह खोजने लगा। वांग हाओ ने चारों ओर खोजने के बाद उसे कोई अच्छा खजाना नहीं मिला। वे सब कुछ कचरा था जिसे वह देख भी नहीं सकता था। उसने उन्हें सिस्टम में फेंक दिया और केवल 30,000 सिन पॉइंट्स के बदले उन्हें बदल दिया। गड़गड़ाहट। तभी पूरा महल अचानक जोर से हिल गया और उसके कानों में बहरा कर देने वाली दहाड़ें गूंज उठीं। क्या हो रहा है? लिटिल वाइट ने उलझन भरे भाव से चारों ओर देखा। वांग हाओ ने ठंडे चेहरे से कहा, यह बाहर के वे लोग होने चाहिए जो महल के बाहर की शील्ड को बम से उड़ाने की योजना बना रहे हैं। तो क्या हम खतरे में नहीं हैं? लिटिल वाइट ने घबराहट में पीछे से हरा बांस उतारा, फिर उसे उसके डायमेंशनल स्पेस में रख दिया ताकि बाहर के वे लोग उसे निशाना न बना सकें। गड़गड़ाहट के बाद बाहर से एक आवाज़ आई, वांग हाओ, जल्दी करो और महल से बाहर आओ।
नहीं तो अगर हमारी बड़ी सेनाएं मिल गईं तो सेना, हम इस महल को पक्का तबाह कर देंगे। वांग हाओ ने ठंडी सांस ली, अपना हाथ हिलाया और लाइट ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट महल में आ गया। ये, चलो उन्हें सबक सिखाते हैं। लिटिल वाइट खुशी से उछल पड़ा और फिर वांग हाओ के साथ लाइट ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में घुस गया। इस समय महल के बाहर लोगों के दो ग्रुप एक दूसरे के आमने सामने थे। एक ग्रुप को लिंग जियाओ और जू कियानकिन लीड कर रहे थे, लेकिन लोगों की संख्या थोड़ी कम थी, सिर्फ 30 से 40 लोग। दूसरे ग्रुप में ज्यादा लोग थे, कम से कम 7 से 800। लिंग जियाओ का चेहरा उदास था जब उसने दूसरी तरफ लीड कर रहे नौजवान को देखा। ये नौजवान प्रेसिडेंट का बेटा लियाओ युनचुआन था। पहले उसने सोचा था कि वह वांग हाओ के बाहर आने तक इंतजार कर सकता है, लेकिन किसे पता था कि वांग हाओ 3 दिन और 3 रात तक वहीं रहेगा। और 3 दिन बाद लियाओ युनचुआन को खबर जरूर मिल जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। नतीजा ये हुआ कि जैसे ही लियाओ युनचुआन पहुंचा, उसने तुरंत उन बड़ी ताकतों को इकट्ठा किया जो इस बार खंडहर में घुसी थीं। उनके हाथ में जो भी बम थे, उन्हें इकट्ठा किया और प्लान बनाया महल के बाहर शील्ड को जोर से तोड़ने के लिए। लिंग जियाओ, तुम थोड़ी ज्यादा ही आगे बढ़ गए हो। लियाओ युनचुआन ने गहरी सांस ली। वह सच में उस समय अपनी फीलिंग्स बता नहीं पा रहा था। सच कहूं तो जब लिंग जियाओ अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे पड़ा था तो उसने इसे सीरियसली नहीं लिया था। आखिर वह इंटरस्टेलर फेडरेशन का होने वाला प्रेसिडेंट था और उसे लगा कि लिंग जियाओ जैसे जीनियस को जीतने के लिए एक औरत का इस्तेमाल करना सही रहेगा। लेकिन वांग हाओ का महल में घुसना और लिंग जियाओ का उसे न बताना, ये बात उसे थोड़ी अजीब लगी। ये जानना चाहिए कि पूरे पुराने खंडहरों को बड़ी ताकतों ने ढूंढ लिया था। हालांकि अंदर बहुत सारे खजाने थे, लेकिन एक भी इनहेरिटेंस क्रिस्टल नहीं मिला था। इसलिए इस महल में इनहेरिटेंस क्रिस्टल होने की 90% संभावना थी। प्रेसिडेंशियल पैलेस, जो अपनी नींव के लिए इनहेरिटेंस क्रिस्टल पर निर्भर था, वह यह मौका कैसे छोड़ सकता था। लियाओ युनचुआन, जो आदमी अंदर गया है वह मेरा छोटा भाई है। अगर तुमने उसे छूने की हिम्मत की तो तुम्हारे साथ झगड़े के लिए मुझे दोष मत देना, लिंग जियाओ ने ठंडी आवाज में कहा। लिंग जियाओ, अपना दिमाग लगाओ, ठीक है। लियाओ युनचुआन चिढ़ गया। वांग हाओ तुम्हारा छोटा भाई है, लेकिन वह हमारे प्रेसिडेंशियल पैलेस का कोई नहीं हो सकता। मुझे इसकी परवाह नहीं है। जब तक कोई मेरे छोटे भाई को छूने की हिम्मत करेगा, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, लिंग जियाओ ने ठंडे चेहरे से कहा। उसके लिए वांग हाओ उसका छोटा भाई था और उसने बचपन से ही बहुत कुछ सहा था, इसलिए अपने बड़े भाई के तौर पर इस छोटे भाई की रक्षा करना उसकी जिम्मेदारी थी। लिंग जियाओ, दोनों तरफ को शांत होने की जरूरत है। लियाओ युनचुआन ने गहरी सांस ली। तुम समझते हो कि इनहेरिटेंस क्रिस्टल प्रेसिडेंशियल पैलेस के लिए कितना जरूरी है, मेरे बिना बताए। वांग हाओ की पहचान बहुत सेंसिटिव है और सच कहूं तो मैं उसे छूने की हिम्मत नहीं करता। अब जब तक वह इनहेरिटेंस क्रिस्टल दे देता है, सब कुछ डिस्कस किया जा सकता है। तुम क्या सोचते हो? लिंग जियाओ ने अपनी कनपटी रगड़ी। क्या वांग हाओ के लिए इनहेरिटेंस क्रिस्टल देना पॉसिबल भी था? सपने देखो, जू कियानकिन ने थूका। तुम खुद इस पैलेस को तोड़ नहीं सके, और अब जब वांग हाओ ने तोड़ दिया है तो तुम आकर उसे लूटना चाहते हो। क्या प्रेसिडेंशियल पैलेस के लोग सब डाकू हैं? उद्धरण चिन्ह। लियाओ युनचुआन अनायास ही हंस पड़ी। मिस जू, भले ही मैं लूट रहा हूं, मेरे पास ऐसा करने के लिए कैपिटल है। जू कियानकिन ने दूसरी तरफ गंभीरता से देखा। प्रेसिडेंशियल पैलेस में 500 से ज्यादा लोग थे और दूसरी सेनाओं के उनके साथ होने से लियाओ युनचुआन की तरफ अब 7 या 800 लोग थे। भले ही उसने जिया वेई वेई और ले जुवान को मैसेज भेजकर उनसे मदद के लिए जल्दी आने को कहा हो, ज्यादा से ज्यादा वे सिर्फ 100 लोग ही इकट्ठा कर पाए, जो दूसरी तरफ से लड़ने के लिए काफी नहीं थे। तभी वांग हाओ की आवाज अचानक गूंजी, धत तेरे की, मुझे सबसे ज्यादा नफरत तब होती है जब कोई मुझसे कैपिटल के बारे में बात करता है। ये सुनकर सबने ऊपर देखा तो देखा कि लाइट ड्रैगन स्पेसशिप का एक बड़ा हिस्सा पैलेस से बाहर निकल रहा है, जिसकी सभी तोपें सीधे उन पर निशाना साधे हुए हैं। ये सुनकर लियाओ युनचुआन की तरफ के लोग तुरंत भाग गए। घबरा गया। लाइट ड्रैगन स्पेसशिप यहाँ कैसे है? उद्धरण चिन्ह। क्या उन्होंने नहीं कहा था कि बड़े स्पेसशिप पुराने खंडहरों में नहीं जा सकते? मैंने इस बार साफ तौर पर कोशिश की और मैं सच में स्पेसशिप उड़ा नहीं सका। उद्धरण चिन्ह। नहीं, एक ही तरीका है और वह है इसे डायमेंशनल स्पेस में डालकर अंदर लाना। इसे डायमेंशनल स्पेस में डालो। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि इतना बड़ा कोई डायमेंशनल स्पेस है? उद्धरण चिन्ह। दूसरे शायद ऐसा न कर पाएं, लेकिन वांग हाओ सच में कर सकता है। तुम्हारा क्या मतलब है? उद्धरण चिन्ह। मैंने वांग हाओ की जानकारी देखी है, उसमें लिखा है कि उसके पास एक खरगोश है। रेडिएंट स्काई फेडरेशन में उसने एक बड़ा मेका और 50 मेका दोनों को डायमेंशनल स्पेस में डाल दिया था। एक खरगोश, डायमेंशनल स्पेस वाला खरगोश। उद्धरण चिन्ह। हाँ, सही है। कहा जाता है कि इस खरगोश का IQ बहुत ज्यादा है और यह वांग हाओ का सीक्रेट हथियार है।
ये खरगोश किस ब्रीड का है? मैं इसे कहाँ से खरीद सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह, ये डीवाई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का बनाया हुआ एक नया मॉन्स्टर है, लेकिन वांग हाओ को यह मिल गया। बिल्कुल नहीं, इस खरगोश का ऐसा बैकग्राउंड है। उद्धरण चिन्ह, हाँ सही है, यह शायद दुनिया में अपनी तरह का अकेला खरगोश है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह, लाइट ड्रैगन पर लगी तोपों के काले थूथन को देखकर लियाओ युनचुवान के माथे पर पसीने की बूंदें लुढ़क गईं। वांग हाओ के बारे में मिली जानकारी के आधार पर वह जानता था कि वांग हाओ उस तरह का इंसान है जो मुसीबत से पीछे नहीं हटता और तमाशा देखते समय दूसरों को भी भड़का देता था। इसलिए उसके पास यह मानने का हर कारण था कि अगर वांग हाओ नाराज हो गया तो वह जरूर उन्हें बिना दफनाने की जगह के मरवा देगा। तुम लोगों को अब किडनैप किया जा रहा है, जल्दी करो और फिरौती दो, वरना मुझे बदतमीजी के लिए दोष मत दो। वांग हाओ की ठंडी आवाज आई। लिंग जियाओ और ज़ुकियानकिन के चेहरे काले पड़ गए। क्या इस आदमी को पता था कि वह क्या कर रहा है? ये जानना जरूरी था कि इस जगह पर इंटरस्टेलर फेडरेशन की बड़ी टॉप फोर्स के जूनियर इकट्ठा होते थे। अगर वांग हाओ सच में उन्हें किडनैप करना चाहता था तो ये बेशक पूरे इंटरस्टेलर फेडरेशन के लिए एक उकसावे की बात होगी। बूम बूम बूम, तभी दूर से लंबी पूंछ वाली मिसाइलों की एक सीरीज लाइट ड्रैगन की एनर्जी शील्ड से टकराए। सब चौंक गए। सिर घुमाकर उन्होंने दूर से एक दर्जन से ज्यादा मेचा को उड़ते हुए देखा जो उड़ते हुए लाइट ड्रैगन पर गोलियां चला रहे थे। ये मिलिट्री के लोग हैं। वहां मौजूद सभी लोग चिल्लाए। जो लोग पुराने खंडहरों में मेचा ला सकते थे वे जरूर नए होंगे। वो इंसान जो ज़ॉम्बी वायरस से बच गए और उन्हें डायमेंशनल स्पेस की काबिलियत मिली। इसके अलावा इन नए इंसानों में बहुत मजबूत दिमागी ताकत थी और दुनिया उन्हें सबसे परफेक्ट मेका वॉरियर्स कहती थी। और ये सबसे परफेक्ट मेका वॉरियर्स मिलिट्री से ही आए होंगे, क्योंकि दूसरी सेनाओं के पास देने के लिए मेका नहीं थे, इसलिए ये नए इंसान उनके लिए बेकार होंगे। लाइट ड्रैगन स्पेसशिप के अंदर वांग हाओ की आंखों में एक ठंडी चमक चमकी। ली युनयांग ने सच में उसके अच्छे काम को बर्बाद करने की हिम्मत की। क्या उसने क्राइसेंथेमम रिमेंस काफी गा लिया था और कोई दूसरा गाना गाना चाहता था? तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो ली युनयांग? तुम अभी भी बहुत नए हो। वांग हाओ ने ठंडी सांस ली और लाइट ड्रैगन की सारी फायर पावर एक्टिवेट कर दी। अगले ही सेकंड लाइट ड्रैगन की तोपों के काले मुंह ने तुरंत मिसाइलों की एक सीरीज, लेजर लाइट की किरणें और गोलियां दाग दी जो खाली जगह में से निकल गईं। बूम बूम बूम, दा दा दा, जब अलग अलग बंदूकों और तोपों की आवाजें आईं तो नीचे मौजूद लोग तुरंत तितर बितर हो गए और भाग गए। उन्हें डर था कि कहीं उन्हें कोई गोली न लग जाए। धत्तेरे की, वांग हाओ सच में तियानहुओ कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर होने का सबूत है। ये फायर पावर बहुत ज्यादा जबरदस्त है। देखो, ये लेवल 4 साइडवाइंडर मिसाइलें हैं जिनमें ट्रैकिंग की क्षमता है। और लेजर गाइडेड मिसाइलें, वह चीज लेवल 2 के ग्रह को तबाह कर सकती है। और उस गेटलिंग से निकले आर्मर पियर्सिंग राउंड, ये कम से कम लेवल 4 का डैमेज है। एक हिट से मेका में छेद हो जाता है। 1 मिनट से भी कम समय में वांग हाओ ने कम से कम 1 बिलियन इंटरस्टेलर कॉइन फायर किए हैं। वह सच में बहुत जोश में है। चलो जल्दी चलते हैं। हम इस वांग हाओ को उकसाने का रिस्क नहीं उठा सकते। हाँ सही कहा, पुराने खंडहरों में यह आदमी एक ऐसा आदमी है जिसे कोई हरा नहीं सकता। ज्यादा लोगों का होना भी बेकार है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह, लियाओ युनचुवान ने बिना मन के आसमान में लाइट ड्रैगन स्पेसशिप को देखा। इस स्पेसशिप के हाथ में होने से अभी के खंडहरों में कोई भी वांग हाओ को हराने की उम्मीद नहीं कर सकता था। अब खंडहरों में कोई और खजाना नहीं है, इसलिए मैं बाहर जाकर वांग हाओ का इंतजार करूंगा। लियाओ युनचुवान ने एक पल सोचा, फिर मुड़ा और खंडहर से बाहर निकलने की तरफ चल दिया। वह समय से पहले प्रेसिडेंशियल पैलेस को बताना चाहता था, ये कहते हुए कि वांग हाओ को इनहेरिटेंस क्रिस्टल ले जाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जा सकती। लियाओ युनचुवान को जाते हुए देखकर ज़ुकियानकिन की विलो जैसी भौहें तन गईं। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह आदमी क्या प्लान बना रहा है। कियानकिन, यहाँ क्या हुआ? लेजुवान और जिया वेई वेई पास आए, दोनों आसमान में गोलियों की तेज आवाज़ से डर गए। चलो रास्ते में बात करते हैं, हमें पहले इन खंडहरों से निकलना होगा। ज़ुकियानकिन ने दोनों लड़कियों को खींचा और बाहर निकलने की तरफ दौड़ी। इस बीच लाइट ड्रैगन स्पेसशिप के अंदर वांग हाओ का चेहरा थोड़ा उदास था। वह इतनी देर से लड़ रहा था लेकिन सिर्फ 4 मेचा को ही मार गिरा पाया। दूसरे मेचा चूहों की तरह फुर्तीले थे और उन्हें आसानी से मारा नहीं जा सकता था। मेचा स्पेसशिप से छोटे होते हैं इसलिए उनकी रिएक्शन स्पीड तेज होती है, लेकिन बड़े होने के अपने फायदे भी हैं। वांग हाओ ने ठंडी आवाज में कहा और लाइट ड्रैगन स्पेसशिप पर 3 लेवल 5 रेलगन चालू कर दी। धत्तेरे की, इस लाइट ड्रैगन स्पेसशिप में असल में 3 रेलगन लगी हैं। वांग हाओ अब उन्हें बाहर लाकर क्या करना चाहता है? उद्धरण चिन्ह, अमीर और मनमानी करने वाला, लेकिन तुम ऐसे नहीं खेल सकते, है ना?
उद्धरण चिन्ह, धत तेरे की हथियार बेचने वालों। जब मैं एक रेलगन खरीदना चाहता था तो वे बहाने बनाते रहे, लेकिन उन्होंने खुद 3 लगा दी। बकवास बंद करो, जल्दी भागो। हाँ, सही है, जल्दी भागो। इन 3 स्टार लेवल मिसाइलों के गिरने से मेरा अंदाज़ा है कि ये खंडहर भी गिर जाएंगे। वांग हाओ सच में एक मनहूस है। वह जहाँ भी जाता है वह जगह एकदम बदल जाती है। बाहर निकलने के बाद तुरंत एक स्पेसशिप पर चढ़ो और निकल जाओ। मैं नहीं चाहता कि वांग हाओ मुझे किडनैप कर ले। वांग हाओ सच में हमें किडनैप करने की हिम्मत तो नहीं करेगा, है ना? इस आदमी ने तो रेडियंट स्काई फेडरेशन के प्रिजनर स्टार पर बम गिराने की भी हिम्मत की और ऑफिशियल पोस्ट्स को यूं ही बेच दिया। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा कुछ है जो वह करने की हिम्मत नहीं करेगा? उद्धरण चिन्ह, ये सच है। सेफ साइड रहने के लिए हमारे लिए चले जाना ही बेहतर है। तुम सही कह रहे हो, वरना अगर हम सच में किडनैप हो गए तो ये कहना बहुत शर्म की बात होगी। बात तो सही है, बाद में चले जाना ही बेहतर है। गड़गड़ाहट। अगले ही सेकंड 3 स्टाररी स्काई मिसाइलें एक साथ फायर की गईं, जो जोर से जमीन पर गिरी और 3 बड़े मशरूम जैसे बादल बन गए। डरावने ब्लास्ट रेडियस ने तुरंत आसपास के सभी मेचा को अपनी चपेट में ले लिया और तेज हवा के कट ने उन्हें तेजी से पिघला दिया। 3 स्टाररी स्काई मिसाइलें लॉन्च करने के बाद वांग हाओ ने तुरंत स्पेस जंप एक्टिवेट किया, जो एंशिएंट रूइंस के बाहर निकला और फिर लाइट ड्रैगन स्पेसशिप को सीधे बाहर ले गया। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, वांग हाओ ने एक बहुत बड़ा बैटलशिप देखा जिस पर डीवाई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का लोगो साफ साफ लिखा था। हे भगवान, इन लोगों ने आने के लिए सच में बहुत अच्छा समय चुना है। वांग हाओ ने सिरदर्द के साथ डीवाई ऑर्गेनाइजेशन के बैटलशिप को देखा। ठीक तभी डीवाई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बैटलशिप ने मिसाइलें लॉन्च की, जो उन्हें लाइट ड्रैगन स्पेसशिप की ओर फायर कर रही थीं। गड़गड़ाहट। तुरंत लाइट ड्रैगन स्पेसशिप बहिराज में घिर गया। वार्निंग, वार्निंग, स्पेसशिप की एनर्जी शील्ड है 30% डैमेज। धत तेरे की, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे धमकाना आसान है, कि मुझमें गुस्सा नहीं है? वांग हाओ का चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने 3 रेलगन फिर से एक्टिवेट कर दीं। हालांकि इस बार उनमें स्टारी स्काई मिसाइलें नहीं थीं, बल्कि एक और तरह की लेवल 5 डैमेज मिसाइल थी, डोनफेंग मिसाइल। यह एक महंगी मिसाइल थी जो 6 सबम्यूनिशन ले जा सकती थी। हर सबम्यूनिशन स्टारी स्काई मिसाइल से थोड़ी ज़्यादा पावरफुल थी। इसके अलावा ये पूरी तरह से एक ही पॉइंट पर हिट कर सकती थी, आखिर में स्पेसशिप की एनर्जी शील्ड में छेद करके सीधे स्पेसशिप बॉडी पर हमला कर सकती थी। इसे बैटलशिप किलर के नाम से जाना जाता था। अगर तुम मेरे साथ गेम खेलना चाहते हो तो मुझे डर है कि डीवाई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसकी कीमत नहीं चुका पाएगा। वांग हाओ ने ठंडी आवाज में कहा, लेकिन उसे बहुत दुख हुआ। बूढ़े आदमी ऑटम विंटर को पता था कि उसे परेशानी खड़ी करना पसंद है, इसलिए उसने खास तौर पर उसे 5 डोनफेंग मिसाइलें दीं। सेल्फ डिफेंस। लेकिन उसने अपने पहले ही स्ट्राइक में उनमें से 3 का इस्तेमाल किया। इसके बारे में सोचना ही ऐसा लगा जैसे अपना ही मांस काट रहा हो। हुश हुश। जैसे ही 3 डोनफेंग मिसाइल बैरल से निकली, तेज हवा की आवाज़ पूरे आसमान और धरती में गूंज उठी। लेकिन जब वहां मौजूद सभी लोगों ने डोनफेंग मिसाइलों को देखा तो उनकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं और वे अपने अपने स्पेसशिप पर भागे, अपने माता पिता को पुकारते हुए। धत तेरे की, वांग हाओ तो पागल है जो डोनफेंग मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। एक साथ 3 लॉन्च करने का मतलब है कुल 18 सब अम्यूनिशन। ये लेवल 4 बोटा स्टार के आधे हिस्से को खत्म करने के लिए काफ़ी है। क्या स्काईफायर कंपनी के बड़े लोग सब बेवकूफ़ हैं? वे वांग हाओ को इस तरह का देश को दबाने वाला सुपर वेपन कैसे दे सकते थे? टाइम बर्बाद करना बंद करो, भागो। धत तेरे की, मैं पक्का वांग हाओ को फिर कभी नहीं उकसाऊंगा। बिल्कुल, यह आदमी बस एक ट्रबलसम रॉग है, वह ज़रा सी भी असहमति पर गोली चला देता है। मुझे शुरू में लगा था कि मिलिट्री डिपार्टमेंट के रईस काफ़ी जालिम होते हैं, लेकिन वांग हाओ की तुलना में वे बस कचरा हैं। मैंने सुना है कि जब वांग हाओ ने नीलामी में गुवानशी और उसके रईस युवाओं के ग्रुप के साथ गड़बड़ की तो उन्होंने अपने घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की। क्या बकवास है, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? अगर तुम्हें 3 लेवल 4 ग्रेनेड लग गए तो क्या तुम्हें कोई लंबे समय तक चलने वाला ट्रॉमा नहीं होगा? लेवल 4 ग्रेनेड। वांग हाओ क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्या उसे अपने पीछे आने वाले रईसों से डर नहीं लग रहा है? डर? अगर उसे डर होता तो वह यहाँ डोनफेंग मिसाइल लॉन्च नहीं कर रहा होता। ... इस समय जू कियानकिन, लिंग लिंग और बाकी लोग जिया वेईवेई और ले जुवान के पीछे पीछे तेजी से अपने स्पेसशिप में चढ़ गए थे। लेकिन जब उन्होंने वांग हाओ को डोनफेंग मिसाइल लॉन्च करते देखा तो उन्होंने तेजी से अपना स्पेसशिप एक्टिवेट किया और डर के मारे स्पेस की ओर तेजी से भागे। वांग हाओ, वह बड़ा बुरा आदमी, क्या वह बस शांत नहीं हो सकता? ले जुवान ने डरते हुए कहा। जिया वेईवेई ने होंठ सिकोड़े, अगर वांग हाओ शांत हो जाता तो ये यंग मिस पक्का मान लेती कि कल दुनिया खत्म हो जाएगी।
जू कियानकिन ने सिर हिलाया। अगर यह बिना कानून के तबाही होती तो मुझे लगता है कि वान हाओ और भी बड़ा हंगामा खड़ा कर देता। ये बात समझ में आती है। लड़कियों ने बार बार सिर हिलाया। शी जियोंग और म्यूशिन ने एक दूसरे को देखा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में हैरानी देखी जो नहीं होगी लंबे समय तक शांत रहेगा। हालांकि वे जानते थे कि वान हाओ मुसीबत से नहीं डरता, लेकिन उन्होंने सच में उससे इस हद तक अराजकता की उम्मीद नहीं की थी। उन्हें एहसास हुआ कि जब भी वान हाओ के कंट्रोल से कुछ भी निकलता तो वह तुरंत हिंसा का सहारा लेता, और हिंसा का लेवल दुनिया के लिए डरावना और चौंकाने वाला था। ये जानना ज़रूरी है कि विदेशी युद्धों के दौरान डोंगफेंग मिसाइलों का इस्तेमाल करने के अलावा इंटरस्टेलर फेडरेशन ने शांति के समय में कभी उनका इस्तेमाल नहीं किया था, चाहे अलग अलग बड़ी ताकतों के बीच कितने भी बड़े झगड़े क्यों न हों। फिर भी आज वान हाओ ने न सिर्फ उनका इस्तेमाल किया बल्कि एक साथ 3 लॉन्च किए, कुल 18 सब अम्यूनिशन। ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा धमाका था जो पहले कभी नहीं हुआ। उन्हें ये भी अंदाज़ा था कि कल वान हाओ की बुराई करने वाली बड़ी ताकतों की आवाज़ें ज़रूर आएंगी। इस समय डीवाई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बैटलशिप के अंदर विदर डैमन डोंगफेंग मिसाइलों से आधा डर गया था और गुस्से से चिल्ला रहा था, जल्दी करो, सभी बचाव के तरीके लगाओ। लॉर्ड विदर डैमन, हमने अपने बचाव के सारे तरीके इस्तेमाल कर लिए हैं, लेकिन ये बैटलशिप किलर डोंगफेंग मिसाइलें हैं और वो भी 3। जब तक हमारे पास स्पेस जेम नहीं होगा इनसे बचने का कोई तरीका नहीं है, एक आदमी ने कड़वी मुस्कान के साथ जवाब दिया। गड़गड़ाहट। जैसे ही उसने कहा, डीवाई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का बैटलशिप अचानक जोर से हिला और सबके कानों में एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। उसी समय बैटलशिप के अंदर सभी को झुलसाने वाली हवा का एक भयानक झोंका महसूस हुआ। हल्का सा छूने से उनकी स्किन तुरंत जल जाएगी। आसमान में दूसरी ताकतों के स्पेसशिप ऊंची आग देखकर डर के मारे और भी तेजी से भागने लगे। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने देखा कि डीवाई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का बैटलशिप पहले से ही भयंकर आग की लपटों में घिरा हुआ था। स्पेसशिप लड़खड़ा रहा था, उसका हल तेजी से पिघल रहा था, जो साफ तौर पर उसके जल्द खत्म होने का इशारा दे रहा था। मुरझाए हुए डैमन का चेहरा गुस्से से लाल था। बची हुई सारी मिसाइलें चलाओ, हमें वान हाओ के स्पेसशिप को मार गिराना होगा। लेकिन डैमन लॉर्ड ने कहा कि वह उसे जिंदा चाहता है। एक आदमी ने हिचकिचाते हुए कहा, जिंदा रहो मेरी गांड। मुरझाया हुआ डैमन दहाड़ा, हम बचेंगे या नहीं पता नहीं। वह बदमाश जीना चाहता है, उसके पास कोई चांस नहीं है। हाँ, सब ने ऑर्डर मान लिया और जल्दी से बैटलशिप पर अलग अलग हथियार एक्टिवेट कर दिए। गड़गड़ाहट। अगले ही सेकंड मिसाइलें, गोलियां और लेजर लाइट ड्रैगन स्पेसशिप की ओर झुंड में आ गए। डिंग डोंग, होस्ट को बधाई, एक सुनसान लेवल 4 प्लैनेट को नष्ट करने के लिए तुमने 200,000 सिन पॉइंट्स कमाए हैं। ये सब पुराने खंडहरों की वजह से है। यहाँ एक भी जिंदा जानवर नहीं है, कितना निराशाजनक है। वान हाओ ने अपना सिर हिलाया और स्पेस जंप एक्टिवेट किया, जाने की तैयारी में। लेकिन तभी जमीन पर प्राचीन खंडहर का एंट्रेंस, धरती पर सपाट पड़ा ब्लैक मिरर अचानक खुल गया और एक भयानक तूफान पूरे इलाके में फैल गया। वाह वान हाओ, तुमने सच में गड़बड़ कर दी। उन 3 तारों वाली आसमानी मिसाइलों की वजह से यह खंडहर ढह गया। लिटिल वाइट ने अपनी आंखें ढक लीं और अब और नहीं देख पा रहा था, क्योंकि लाइट ड्रैगन स्पेसशिप ठीक प्राचीन खंडहर के ऊपर था। इसका मतलब था कि लाइट ड्रैगन स्पेसशिप तूफान के ठीक बीच में था। गड़गड़ाहट। तभी डीवाई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्च की गई मिसाइलें भी आ गईं और भयानक आग ने तुरंत लाइट ड्रैगन स्पेसशिप को घेर लिया। धत तेरे की, क्या बुरी किस्मत है। मेन ब्रेन, जल्दी से मेरे लिए लैंडिंग स्पॉट ढूंढो। वान हाओ ने स्पेसशिप का स्टीयरिंग व्हील कसकर पकड़ रखा था, लेकिन वह अभी भी जोर जोर से आगे पीछे हो रहा था। वार्निंग, एनर्जी शील्ड 95% डैमेज हो गई है। सबसे पास के प्लैनेट की तलाश है। स्पेस जंप शुरू हो रहा है। गड़गड़ाहट। तभी लाइट ड्रैगन स्पेसशिप के बाहर एनर्जी शील्ड अचानक टूट गई और एक आवारा गोली शिप के पिछले हिस्से में इंजन से टकराए। उसी समय लाइट ड्रैगन स्पेसशिप बिजली की एक चमक के साथ चमका और उस जगह से गायब हो गया। हेवनली हॉर्स स्टार लेवल 4। यह एक ऐसा ग्रह है जिसका माहौल बहुत खूबसूरत है और यह कई बड़े लोगों को भी अपनी ओर खींचता है जो बड़े शहरों की भागदौड़ से थककर यहाँ शांति से अपने सुनहरे दिन बिताना चाहते हैं। तभी लाइट ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट धुएं का एक घना गुबार उड़ाते हुए एटमॉस्फेयर को तोड़कर जमीन की ओर गिरा। स्पेसक्राफ्ट के अंदर वान हाओ ने काली डिस्प्ले स्क्रीन को देखकर भौहें चढ़ाईं। कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा है? क्या अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ने इसमें दखल दिया था जिससे अंदर का मदरबोर्ड टूट गया? वान हाओ, क्या ये खरगोश का बच्चा मरने वाला है? जियाओबाई ने गाजर का एक टुकड़ा चबाया और वान हाओ को दुख से देखा। वान हाओ ने आंखें घुमाईं। ये खरगोश बिना किसी वजह के क्यूट क्यों बन रहा था? इतनी अच्छी भूख के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि यह मरने का इंतजार कर रहा था। हम यहाँ बैठकर इंतजार नहीं कर सकते, नहीं तो हम सच में कुचल कर मर जाएंगे।
वांगहाओ ने हाथ हिलाया और लाइट ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट सिस्टम बैकपैक में स्टोर हो गया। एक आदमी और एक खरगोश तुरंत हवा में दिखे और फिर तेजी से नीचे गिर गए। वांगहाओ, जल्दी करो और इस खरगोश के बच्चे को बचाओ। ज़ियाओबाई ने गाजर पकड़ी और आसमान में बुरी तरह चिल्लाया, लेकिन उसका मुंह एक पल के लिए भी नहीं रुका, वह गाजर खाता रहा। वांगहाओ के माथे पर काली लकीरें थीं। वह सच में इस खाने के शौकीन खरगोश से हार गया था। वह आगे उड़ा, ज़ियाओबाई को अपनी बाहों में लिया, फिर एक पैराशूट निकाला, उसे सीधे खोला और धीरे धीरे जमीन की ओर उतरा। लेकिन जैसे ही वांगहाओ लैंड करने वाला था, उसने देखा कि एक जवान लड़की सेलर सूट में होवरबोर्ड पर उसकी ओर दौड़ रही है। रास्ते से हट जाओ, जवान लड़की चिल्लाई और अगले ही पल वह वांगहाओ की बाहों में जा गिरी। धत्तेरे की, इस दुनिया में सर्विस बहुत अच्छी है ना? अभी अभी आया हूं और लड़कियां भेज रहे हैं। वांगहाओ ने अपनी बाहों में लड़की को देखा। उसने देखा कि उसके बाल साटन जैसे रेशमी काले थे, पतली फीनिक्स जैसी आईब्रो, आंखें सितारों और चमकते चांद जैसी, बर्फ जैसी सफ़ेद स्किन, पतला फिगर और सिर से पैर तक जवानी झलक रही थी। बड़ी बिगड़ी हुई, लड़की चिल्लाई और वांगहाओ को धक्का देकर कई कदम पीछे हट गई। वांगहाओ ने आंखें घुमाईं। छोटी बहन, तुमने ही खुद को मेरी बाहों में डाला था। मैंने तुम्हारा फायदा नहीं उठाया। लड़की का सुंदर चेहरा लाल हो गया। अभी अभी वह म्यूजिक सुन रही थी और अपने होवरबोर्ड पर खेल रही थी, और उसे उम्मीद नहीं थी कि वहां कोई होगा। नतीजा, किसे पता था कि वांगहाओ आसमान से गिरेगा, जिससे वह खुद को उसकी बाहों में डाल लेगी। पहले मुझे देखने दो कि यह जगह कहाँ है। वांगहाओ ने लड़की को इग्नोर किया और चेक करने के लिए अपने स्मार्ट ब्रेसलेट पर क्लिक किया, लेकिन अभी स्पेसक्राफ्ट के मेन कंप्यूटर की तरह स्मार्ट ब्रेसलेट भी बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। शायद ये किसी तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड था जो अभी पुराने खंडहरों के टूटने के बाद बना था, जिससे इन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को नुकसान हुआ। तुम इस ग्रह से नहीं हो? लड़की ने हैरानी से पूछा। वांगहाओ ने सिर हिलाया। मेरा स्पेसक्राफ्ट टूट गया है, इसलिए मैंने इस ग्रह पर इमरजेंसी लैंडिंग की। ओह, लड़की ने सिर हिलाया, फिर अपना होवरबोर्ड उठाया और जाने के लिए तैयार हो गई। रुको, वांगहाओ ने लड़की को आवाज़ दी और पूछा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि यहाँ से सबसे पास का शहर कौन सा है? लड़की ने अपना छोटा सा सिर झुकाया और एक पल के लिए सोचा। मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं 5 दिनों से शहर से दूर हूँ, इसलिए मुझे भी नहीं पता कि यह जगह कहाँ है। तो फिर तुम चेक क्यों नहीं करते? वांगहाओ ने आंखें घुमाईं। वह इतनी बेवकूफ़ लड़की से कैसे मिला? लड़की ने अपना पतला हाथ उठाया। मैं कभी स्मार्ट ब्रेसलेट इस्तेमाल नहीं करती। वांगहाओ ने हैरानी से लड़की की कलाई देखी, और सच में कोई स्मार्ट ब्रेसलेट नहीं था। धत्तेरे की, ये लड़की असल में कौन है? वांगहाओ हैरान रह गया। अब स्मार्ट ब्रेसलेट तो टेलीफोन की तरह आम थे, लेकिन इस लड़की के पास एक भी नहीं था। सच में ऐसा लगा जैसे किसी एलियन से मिल रहा हो। जब वांगहाओ ने इधर उधर देखा तो उसने खुद को एक बड़े घास के मैदान पर खड़ा पाया, जहां कोई नहीं था। कहने का मतलब है, वह अब शायद किसी सुनसान इलाके में था। मुझे लग रहा है कि हम मुसीबत में हैं। वांगहाओ ने अपनी कनपटी रगड़ी। क्या मुसीबत? ज़ियाओबाई ने गाजर पकड़ी और हैरानी से पूछा। वांगहाओ ने आह भरी। स्पेसक्राफ्ट टूट गया है, जिसका मतलब है कि हम जा नहीं सकते। ब्रेसलेट टूट गया है, जिसका मतलब ये भी है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं और हम सिर्फ सड़कों पर सो सकते हैं। साथ ही हम किसी से भी संपर्क नहीं कर सकते जो हमें लेने आए। लड़की अचानक चिल्लाई। उसकी आंखों में दिल चमक रहे थे और वह वांगहाओ के कंधे पर बैठी ज़ियाओबाई को बेवकूफ़ी से घूर रही थी। वांगहाओ ने आंखें घुमाईं। एक और लड़की जो ज़ियाओबाई पर फिदा थी। सड़कों पर सोना, ये खरगोश का बच्चा सड़कों पर नहीं सोना चाहता। ज़ियाओबाई ने अपने हाथ में गाजर नीचे रख दी और वांगहाओ को दुखी होकर देखा, ये दिखाते हुए कि वह एक नर्म बिस्तर पर सोना चाहता है। वांगहाओ ने ज़ियाओबाई की तरफ देखा। जब ऐसा है तो हम सिर्फ पैसे कमा सकते हैं। पैसे कैसे कमाएं? ज़ियाओबाई ने बार बार पूछा। वांगहाओ ने एक पल सोचा। 1 है हाईवे रॉबरी, 2 है सिचुएशन का फ़ायदा उठाना, 3 है तोड़फोड़ और सेंधमारी, 4 है क्राइम में साथ देना, 5 है टेलीकॉम फ्रॉड, 6 है ब्लैकमेल के लिए एक्सीडेंट का नाटक करना, 7 है पैसे मांगने के लिए भिखारी बनने का नाटक करना। ज़ियाओबाई ने हैरानी से पूछा, तो हम किसे चुनें? वांगहाओ ने लड़की की तरफ देखने के लिए अपना सिर घुमाया। आसपास कोई गांव या दुकान नहीं थी। इस लड़की के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। ज़ियाओबाई वांगहाओ के कंधे से नीचे कूदा, एक गैटलिंग गन निकाली और लड़की के सामने खड़ा हो गया। मुंह में गाजर। इतना ज़्यादा मत सोचो, जल्दी से सारे पैसे अपने पास रख लो, वरना इस खरगोश के बच्चे को गोली मारने का इल्ज़ाम मत दो। वाह, ये सच में बहुत प्यारा है। लड़की को पता ही नहीं चला कि उसे लूट लिया गया है। वह तेज़ी से आगे बढ़ी और ज़ियाओबाई के सामने दौड़ी, फिर ज़ियाओबाई को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। वांगहाओ की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। तेज, बहुत तेज।
उसका कल्टीवेशन लेवल पूरी तरह से समझ नहीं आ रहा था और उसकी स्पीड उससे दर्जनों गुना तेज थी। अगर वह इस लड़की से लड़ता तो भले ही वह पहली बार में अपनी एनर्जी शील्ड का इस्तेमाल करता, फिर भी वह उससे पूरी तरह हार जाता। ये कैसे हो सकता है? वांग हाओ के माथे से पसीने की एक बूंद टपकी और उसका दिल बहुत देर तक बेचैन रहा। जानना होगा कि उसके पास सिस्टम जैसा एक ज़बरदस्त धोखा था और उसकी लड़ने की ताकत बहुत पहले ही उसके साथियों से बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन अब एक जवान लड़की जो उम्र में उससे ज़्यादा अलग नहीं थी, असल में उससे ज़्यादा तेज थी। उसे ये कुछ ऐसा था जिसे वह सच में मान नहीं पा रहा था। क्या ये कोई बहुत बुरा मॉन्स्टर हो सकता है? लेकिन उसके बर्ताव में किसी बूढ़े मॉन्स्टर जैसा ज़रा भी अंदाज नहीं था, बल्कि वह एक टीनेज लड़की जैसी लग रही थी। तुम इंसान नहीं हो। ज़ियाओबाई डर के मारे लड़की की बाहों में कांपने लगी। ये साफ महसूस हो रहा था कि इस लड़की से निकलने वाला ऑरा पक्का इंसानी ऑरा नहीं था। वांग हाओ की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। इंसानी नहीं, क्या ये किसी दूसरी गैलेक्सी से आया कोई हायर लाइफ फॉर्म हो सकता है? छोटे दोस्त, तुम बहुत शरारती हो। तुम कैसे कह सकते हो कि बड़ी बहन इंसान नहीं है? लड़की ने ज़ियाओबाई के छोटे से सिर पर थपथपाया और एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, बड़ी बहन का नाम ज़ियांग है और मैं एक सुपर गॉर्मेट हूँ जो हर जगह का स्वादिष्ट खाना चखने में स्पेशलाइज करती हूँ। वांग हाओ ने अपने होंठ सिकुड़े। कौन सी सुपर गॉर्मेट? वह शायद बस खाने की शौकीन थी। पेगासस स्टार पर एक बड़े घास के मैदान पर वांग हाओ आगे आगे चल रहा था, जबकि ज़ियांग उसके पीछे पीछे चल रही थी, ज़ियाओबाई को पकड़े हुए अपने गाल फुला रही थी। दूसरी तरफ ज़ियाओबाई की आंखों में आंसू थे और वह दिल टूटकर रो रही थी। ज़ियाओबाई, ठीक रहना, बहन तुम्हारी गाजर तुम्हें ज़रूर लौटा देगी। ज़ियांग ने ज़ियाओबाई के खरगोश जैसे सिर पर थपथपाया, फिर गुस्से से वांग हाओ पर चिल्लाया, वांग हाओ, तुम बहुत कंजूस हो। तुम ज़ियाओबाई को गाजर देना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वांग हाओ के सिर पर काली लकीरें थीं। क्या ये ज़ियांग सच में नेचुरली सीधी सादी थी, या उसे बस अपने बारे में बहुत ज़्यादा ही घमंड था? कल रात किसी अनजान वजह से ज़ियाओबाई ने अपने डायमेंशनल स्पेस में जो गाजर स्टोर की थी, वे किसी तरह ज़ियांग ने निकाल लीं। फिर इस लड़की को एक ही निवाले के बाद इसकी लत लग गई और उसने एक ही रात में ज़ियाओबाई के लिए तैयार की गई हज़ारों गाजरें खा लीं। लेकिन बाद में इस लड़की ने सारा इल्ज़ाम उस पर डाल दिया, ये कहते हुए कि उसने ज़ियाओबाई के लिए काफ़ी गाजर नहीं बनाई थीं। वह किससे बात करे? हालांकि इससे वांग हाओ को भी पक्का यकीन हो गया कि ज़ियांग पक्का इंसान नहीं था, क्योंकि इंसानों को ज़ियाओबाई की गाजरों में इतनी दिलचस्पी हो ही नहीं सकती। ज़ियाओबाई ने जो गाजर खाईं वे सभी सिस्टम से बदली हुई थीं, वे पेट फूड कैटेगरी की थीं। उन्हें खाने से न सिर्फ शैतानी जानवर तेज़ी से बड़े हो सकते थे बल्कि उनकी इंटेलिजेंस भी बढ़ सकती थी। इंसानों को सिर्फ 2 या उससे ज़्यादा खाने के बाद ही घिन आ जाती और उनके लिए 10,000 खाना नामुमकिन था। इसके अलावा एक इंसान के पेट में 10,000 गाजर नहीं आ सकती। मैं कहता हूँ, ज़ियांग, मेरा पीछा करना बंद करो, वांग हाओ ने बेबसी से कहा, उसे गंभीरता से सलाह देते हुए, अभी मेरा शिकार किया जा रहा है। अगर तुम मेरा पीछा करोगी तो तुम खतरे में पड़ जाओगी। तो तुम्हारा भी शिकार किया जा रहा है। ज़ियांग की खुबानी जैसी आंखें चमक उठीं, तो हम दोनों दुनिया में दुख झेलने वाले साथी हैं, इसलिए हमें और भी ज़्यादा साथ रहना चाहिए। तुम्हारा भी शिकार किया जा रहा है। वांग हाओ ने ज़ियांग को खाली आंखों से देखा। उसे लगा कि इस लड़की का शिकार शायद इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उसने बिना पैसे दिए खाना खाया था और मालिक उसका पीछा कर रहे थे। आखिर इस लड़की की भूख सच में कोई आम बात नहीं थी। तभी ज़ियाओबाई ज़ियांग की बाहों से वांग हाओ के कंधे पर कूद गई और वांग हाओ को दया भरी नज़रों से देखने लगी। ठीक है, मुझे तुमसे डर लग रहा है। वांग हाओ ने सिर हिलाया और ज़ियाओबाई को एक गाजर दी। ज़ियाओबाई ने गाजर ली और जल्दी से अपने मुंह में भर ली। इस बार पहले की तरह धीरे धीरे चबाना नहीं था, वह उसे पूरी तरह से चट कर रही थी और उसने ज़ियांग की तरफ पीठ भी कर ली। उसे बहुत डर था कि यह पेटू फिर से उसकी गाजर छीन लेगा। ज़ियांग ने अपनी उंगली काट ली, उसके मुंह के कोने में चमक आ गई और उसने भी वांग हाओ को दया भरी नज़रों से देखा। उसके पास एक हुनर था जिससे वह दूसरे लोगों के डायमेंशनल स्पेस से चीज़ें निकाल सकती थी। लेकिन उसे अजीब लगा कि वह कैसे भी महसूस करे, वह वांग हाओ के डायमेंशनल स्पेस को महसूस नहीं कर पा रही थी। इस वजह से वह सीधे हाथ बढ़ाकर गाजर लेने के बजाय सिर्फ वांग हाओ के पीछे जाकर गाजर मांग सकती थी। वांग हाओ ने ज़ियांग के दयनीय छोटे रूप को देखा और मन ही मन सोचा, इस लड़की की कला पूरी तरह से समझ से बाहर है, लेकिन इसे देखते हुए उसने जो स्पीड दिखाई वह ज़रूर बहुत बढ़िया होगी। और तो और वह सीधी सादी और बेवकूफ़ लग रही थी। अगर वह उसे रोक पाता तो उसके पास एक सुपर बॉडीगार्ड होता। बेशक सबसे ज़रूरी बात यह थी कि उसके कुत्ते का ऑफिशियल करियर पहले ही शुरू हो चुका था।
अगर भविष्य में उसका सामना उन नाइट से होता जो करप्ट अधिकारियों की हत्या करने में माहिर थे, तो उससे सीधे डर नहीं था, लेकिन अगर वे उसे पीछे से जहर दे देते तो बचना मुश्किल होता। लेकिन अगर उसके साथ एक पेटू बॉडीगार्ड होता तो कम से कम वह मरने वाला पहला इंसान तो नहीं होता। ये सोचकर वान हाओ हल्के से खांसा। जियांग, मैं तुम्हें हर दिन 100 गाजर दे सकता हूं और तुम्हारे लिए कई तरह की असली डिश बना सकता हूं, लेकिन तुम्हें मेरी सेफ्टी का ध्यान रखना होगा, कैसा रहेगा? जियांग का चेहरा उलझन में पड़ गया। फिर उसने 5 छोटी उंगलियां आगे बढ़ाईं। जियांग को हर दिन 500 गाजर चाहिए। 500? वान हाओ ने आंखें घुमाईं। तुम ऐसे गाजर नहीं खा सकते। तो 400? उससे कम नहीं। जियांग ने दुखी होकर एक उंगली पीछे खींच ली। ठीक है, 400 गाजर ही सही। वान हाओ ने सिर हिलाया। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, जियाओबाई ने गुस्से से वान हाओ को देखा, मानो कह रही हो, तुम्हें अब इस खरगोश के बच्चे से प्यार नहीं रहा। तुम सच में इस पेटू को अपने पास ले आए हो? क्या इससे ये खरगोश का बच्चा भविष्य में कोई गाजर नहीं बचा पाएगा? जियांग ने जियाओबाई को पकड़ा, उसे अपनी बाहों में लिया और उसे दिलासा दिया, जियाओबाई चिंता मत करो, बहन तुम्हारी गाजर तुम्हें वापस कर देगी। एक दिन में एक, यानी सिर्फ 10,000 दिन। जियाओबाई गुस्से से तुरंत बेहोश हो गई। सिर्फ 10,000 दिन? क्या उसे सच में लगा कि सिर्फ इसलिए कि यह एक खरगोश है, इसे नहीं गिना जा सकता? 10,000 दिन 27 साल के इंतजार के बराबर हैं। जब वे बात कर रहे थे, वान हाओ ने अपने सामने एक शहर देखा। ये लोगों से भरा हुआ था, साफ तौर पर एक बड़ा शहर था। वाह, आखिरकार हमने एक शहर देख ही लिया। चलो जल्दी से खाना खाते हैं। जियांग तुरंत जोश में आ गई। उसने अपना होवरबोर्ड निकाला और वान हाओ को खींचकर आगे की ओर भागी। वान हाओ ने बेबसी से आह भरी। जैसा कि उम्मीद थी, यह एक पेटू लड़की थी। उसका दिमाग खाने में ही भरा हुआ था। शहर में घुसने के बाद जियांग ने लोगों से प्यार से पूछा, उस मशहूर फूड स्ट्रीट को ढूंढते हुए जो हर शहर में होती थी। याद रखना, बाद में तुम्हें सिर्फ 80% पेट भरकर खाना है, पक्का पूरा पेट भरकर नहीं, वरना भागते समय बहुत अजीब लगेगा, जियांग ने धीरे से कहा। वान हाओ के सिर पर काली लकीरें पड़ गई थीं। हे भगवान, उसने सही अंदाजा लगाया था। इस लड़की का सच में पीछा किया जा रहा था क्योंकि उसने बिना पैसे दिए खाना खाया था। और उसे इससे एक्सपीरियंस भी मिला था। उसने ऐसा कई बार किया होगा। जियांग, तुमने कितनी बार बिना पैसे दिए खाना खाया है और भाग गई हो? वान हाओ ने क्यूरियस होकर पूछा। जियांग ने एक पल सोचा, फिर सिर हिलाया, मुझे भी नहीं पता, लेकिन खाने की दुनिया के कई डिवाइन शेफ ने पैसे जमा करके एडवेंचरर गिल्ड में एक मिशन पोस्ट किया है, ये कहते हुए कि वे मुझे, इस पेटू को, खत्म करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ऐसा कई बार हुआ होगा। वान हाओ ने जियांग को खाली आंखों से देखा। इतनी बार खाना और भागना कि उसे बुलाया गया, ये पक्का एक बहुत बड़ा लालची आदमी था, और ऐसा जिसे दुनिया कॉपी नहीं कर सकती। ठीक है, घूरना बंद करो, चलो जल्दी से खाते हैं। जियांग ने वान हाओ को खींचा और जोश में एक बारबेक्यू रेस्टोरेंट की तरफ भागा। रुको, वान हाओ ने अचानक जियांग को पीछे खींचा और पास ही देखने लगा। एक आदमी एक औरत को खींचकर एक छोटी सी गली में घुस रहा था। जियांग ने अपना छोटा सा सिर झुकाया और हैरानी से पूछा, क्या तुम उन्हें जानती हो? वान हाओ ने सिर हिलाया। वह उस आदमी को जानता था, वह एक पुराना दोस्त था, डीवाई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का शीरोंग जुवान। वह उस औरत को नहीं जानता था और उसे कभी देखा भी नहीं था, लेकिन उसने बहुत दिखावटी कपड़े पहने थे। पहली नज़र में ही साफ था कि वह पूरी तरह से गोल्ड डिगर है। यह आदमी यहाँ क्या कर रहा है? क्या वह अकेला है? तो वह कुछ मज़े करने के लिए इस तरह की गोल्ड डिगर को ढूंढ रहा है। वान हाओ ने अपना सिर हिलाया, उसे लगा कि यह बिल्कुल भी उसके जैसा नहीं है। शी रोंगशुआन के बारे में उसकी समझ के आधार पर यह आदमी बहुत समझदार था और उसके लिए इस तरह की औरत को ढूंढने का कोई कारण नहीं था। उसकी परवाह मत करो, अगर हम जाकर सुनेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ये सोचकर वान हाओ ने जियांग को खींचा और धीरे धीरे पास आया। ये सुनना चाहता था कि वे दोनों क्या कह रहे हैं। यूनिवर्स के सबसे बड़े विलेन का लेटेस्ट चैप्टर। जैसे ही वान हाओ पास आया, उसने शी रोंगशुआन को धीमी आवाज में कहते सुना, तुम कोई भी तरीका अपनाओ, तुम्हें मुझे जल्द से जल्द डॉन दिलाना होगा। बॉस, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन वह मुझे घर नहीं ला रहा है। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। याद रखना, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हें पता लगाना होगा। बॉस, असल में मुझे पैसे की कोई परवाह नहीं है, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। दफ़ा हो जाओ, मुझे तुम्हारी जैसी औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं है। जल्दी करो और जाकर पता करो। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। कुछ बातें कहने के बाद शी रोंगशुआन चुपके से बाहर आया। डॉन, वान हाओ ने भौहें चढ़ाईं और एक पल सोचा, फिर उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। अगर उसे सही याद है तो ये डॉन इंटरस्टेलर फेडरेशन के 10 लेवल 6 एलॉय हथियारों में से एक होना चाहिए, डॉन ऑटोमेटिक राइफल।
शी रोंगशुआन ने भी इस बंदूक पर निशाना साधने की हिम्मत की। लगता है इसे पाना ज्यादा मुश्किल नहीं है ना? वांग हाओ की आंखें घूम गईं, साफ तौर पर उसे इस डॉन में दिलचस्पी थी। शियांग ने अपना छोटा सा सिर झुकाया और उत्सुकता से पूछा, वांग हाओ, क्या ये डॉन स्वादिष्ट है? खांसी खांसी। वांग हाओ का गला तुरंत भर आया। वह अब इस खाने के शौकीन से पूरी तरह हार गया था। खाने के अलावा शायद उसके दिमाग में और कुछ नहीं था। जब वे बात कर रहे थे तो गोल्ड डिगर भी छोटी गली से बाहर निकल गया। ये देखकर वांग हाओ ने शियांग को खींचा और तेजी से उसका पीछा किया। ये देखना चाहता था कि यह औरत किसके करीब आने की कोशिश कर रही है। वांग हाओ, तुम क्या कर रहे हो? मुझे अभी भी खाना है। शियांग सड़क पर रखे स्नैक्स को देख रहा था, लगातार निगल रहा था। पहले जरूरी काम निपटा लेते हैं। मैं तुम्हें बाद में पेट भर कर खाने दूंगा और यह पूरी तरह से पेट भर खाना होगा। पीछा किए जाने की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वांग हाओ ने फिर से अपनी स्पीड बढ़ाते हुए कहा। जियांग ने निगल लिया, अपनी नज़रें हटाने के लिए अपनी विल पावर के सभी 12 हिस्सों का इस्तेमाल किया और फिर आज्ञाकारी रूप से वांग हाओ को उसे ले जाने दिया। इंपीरियल स्टार प्रेसिडेंशियल पैलेस। बड़ी ताकतों के प्रतिनिधि एक मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए थे। बड़ी ताकतों का फैसला हैरानी की बात है कि एक मत था जो ईस्ट विंड मिसाइल का लापरवाही से इस्तेमाल करने के लिए वांग हाओ की बुराई करना था। हालांकि फार्मास्यूटिकल गिल्ड और स्काईफायर कंपनी का रवैया बहुत सख्त था। उन्होंने कहा कि जो कोई भी वांग हाओ को छूने की हिम्मत करेगा वह उनका दुश्मन होगा। अगर किसी ने वांग हाओ को छूने की हिम्मत की तो हमारा पूरा फार्मास्यूटिकल गिल्ड छुट्टी लेकर घूमने जाएगा। बिंग कियाओ ने ठंडी आवाज में कहा। कियू लेई ने सिर हिलाया। हमारी स्काईफायर कंपनी का फैसला है, जो कोई भी वांग हाओ को छूने की हिम्मत करेगा, हम तुरंत मिलिट्री सप्लाई की कीमत 10 गुना बढ़ा देंगे। ये सुनकर प्रेसिडेंट ने अपना सिर रगड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे उनका सिर धड़क रहा हो। स्काईफायर कंपनी लंबे समय से कीमतें बढ़ाना चाहती थी, लेकिन बड़ी ताकतों ने हमेशा उन्हें दबाया था, इसीलिए वे कामयाब नहीं हुए थे। अगर वे इस बार वांग हाओ की घटना की वजह से कीमतें बढ़ाने में कामयाब हो गए तो भविष्य में उनसे फिर से कीमतें कम करवाना बिल्कुल नामुमकिन होगा। और फार्मास्यूटिकल गिल्ड तो और भी पक्का था, सीधे छुट्टी पर जा रहा था। इससे उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। ये जानना ज़रूरी है कि फार्मास्यूटिकल गिल्ड के पास बहुत पैसा था। अगर वे 3 साल के लिए बंद भी हो जाते तो भी वे दुनिया घूमते हुए आराम से जिंदगी जी सकते थे। हालांकि इंटरस्टेलर फेडरेशन इन पोषण के बिना एक दिन भी नहीं रह सकता था। पोषण के बिना आम लोगों की खेती बेहतर नहीं होगी, और बेहतर न होने का मतलब था कि इंटरस्टेलर फेडरेशन की पूरी लड़ने की ताकत कम हो रही थी। प्रेसिडेंट ये कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? वांग हाओ ने ईस्ट विंड मिसाइल का लापरवाही से इस्तेमाल करके सच में हद पार कर दी है। अगर उसे कड़ी सज़ा नहीं मिली तो क्या भविष्य में कोई भी फेडरेशन में ईस्ट विंड मिसाइल का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा? गुवान शिनक्सियोंग ने ठंडी आवाज़ में कहा, फार्मास्यूटिकल गिल्ड और स्काईफायर कंपनी की चालों को पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हुए। कियू लेई ने बेपरवाही से कहा, मुझे नहीं लगता कि यह बिल्कुल भी हद पार कर रहा है। डीवाई आतंकवादी संगठन वांग हाओ को पकड़ना चाहता था। क्या वांग हाओ को बस सरेंडर कर देना चाहिए? लेकिन मेरी समझ से वांग हाओ के पास एक स्पेस जेम है और वह इससे पूरी तरह बच सकता था, फिर भी उसने इसे हल करने के लिए हिंसा का इस्तेमाल करना चुना। गुवान शिनक्सियोंग ने ठंडे स्वर में कहा। किसने कहा कि अगर तुम्हारे पास स्पेस जेम है तो तुम्हें स्पेशल टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करना होगा? बिंग कियाओ ने गुस्से से कहा। गुवान शिनक्सियोंग की आंखों में थोड़ी ठंडक आ गई। अगर वांग हाओ हमेशा इतनी हिंसा से प्रॉब्लम सुलझाता है तो अगली बार यह बूढ़ा आदमी भी प्रॉब्लम सुलझाने के लिए हिंसा का इस्तेमाल करेगा। तो फिर इस बूढ़े आदमी को दोष मत दो। कियू लेई ने ठंड से कहा, वांग हाओ हमारी स्काईफायर कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। अगर तुमने उसके खिलाफ हिंसा करने की हिम्मत की तो हमारी स्काईफायर कंपनी मिलिट्री के साथ हमारे ट्रेड में रुकावट डालने की हिम्मत करेगी। कियू लेई, क्या तुम बंद होने से पागल हो गए हो? तुम असल में वांग हाओ की मदद कर रहे हो और इस बूढ़े आदमी का विरोध कर रहे हो। गुवान शिनक्सियोंग का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। मेरी कैद, क्या ये सब तुम्हारी मिलिट्री की वजह से नहीं है? कियू लेई की आंखों में थोड़ी ठंडक झलकी। कैद के दौरान वह सोच रहा था कि ग्लोरियस स्काई फेडरेशन ने उस साल पहले या बाद में हमला क्यों नहीं किया, बल्कि उसके आते ही तुरंत हमला कर दिया। इसके अलावा हमला बहुत टारगेटेड था। कोई कह सकता है कि यह सीधे उस पर टारगेट किया गया था। अगर उसे पहले से इंटेलिजेंस नहीं मिली होती तो अगर उसे पीट कर मार भी दिया जाता तो भी वह इस पर यकीन नहीं करता। सबसे ज़रूरी बात यह थी कि अगर स्काईफायर कंपनी को ओनरशिप बदलने के लिए मजबूर किया गया तो सबसे बड़ा फ़ायदा निश्चित रूप से मिलिट्री को होगा, क्योंकि जब तक मिलिट्री स्काईफायर कंपनी को अक्वायर कर लेती वे सेल्फ सफिशिएंट रह सकते थे, जिससे हर साल मिलिट्री सप्लाई खरीदने पर बड़ी रकम बचती। इसलिए उसे शक हुआ, हमारा फार्मास्यूटिकल गिल्ड भी मिलिट्री के साथ ट्रेड में रुकावट डालेगा।
बिंग कियाओ ने कहा, बेपरवाही से। तुम। गुवान शिनक्सियोंग का चेहरा गुस्से से हरा हो गया। गला पकड़े जाने के इस एहसास ने उसे बहुत असहज कर दिया। खांसी खांसी। प्रेसिडेंट खांसते हुए बोले, वांग हाओ के ईस्ट विंड मिसाइल के इस्तेमाल के बारे में मुझे लगता है कि इसकी कोई वजह थी और इसे माफ़ किया जा सकता है। साथ ही सेवन डेविल्स को चेतावनी दें कि वे ज़्यादा घमंडी न बने, नहीं तो उनका डीवाई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तुरंत खत्म हो जाएगा। प्रेसिडेंट की बात सुनकर वहां मौजूद अलग अलग सेनाओं के सभी रिप्रेजेंटेटिव चुप हो गए। प्रेसिडेंट ने टेबल पर थपथपाया और धीरे से कहा, वांग हाओ के ईस्ट विंड मिसाइल इस्तेमाल करने का मामला खत्म हो गया है, लेकिन वांग हाओ को महल से जो खजाने मिले हैं वे साफ तौर पर खत्म नहीं हुए हैं। कियू लेई ने भौहें चढ़ाईं, प्रेसिडेंट का इससे क्या मतलब है? प्रेसिडेंट हंसे, मेरा मानना है कि जब तक वांग हाओ अपने इलाके में वापस नहीं आ जाता ये खेल खत्म नहीं हुआ है। इसलिए हर परिवार के बच्चों के पास एक मौका है। जो भी आखिर में इसे पकड़ेगा उसे मिलेगा। इतनी बकवास करने के बाद क्या तुम बस ये देखने की कोशिश नहीं कर रहे हो कि वांग हाओ के हाथ में इनहेरिटेंस क्रिस्टल है या नहीं? बिंग कियाओ ने ठंडी आवाज में कहा। प्रेसिडेंट ने बिना कुछ छिपाए सिर हिलाया, हमारे प्रेसिडेंशियल पैलेस की नींव इनहेरिटेंस क्रिस्टल है, लेकिन हम नई पीढ़ी को परेशान नहीं करेंगे। ये जूनियर्स के बीच का मामला है, इसलिए उन्हें इसे खुद सुलझाने दो। गुवान शिनक्सियोंग ने ठंडी आवाज में कहा, जब ऐसा है तो देखते हैं कि आखिर में ये किसके हाथ लगता है। बिंग कियाओ की विलो जैसी भौहें सिकुड़ गईं, जूनियर्स को अपने मामले खुद सुलझाने देना ठीक है, लेकिन मार्शल किंग कल्टीवेशन वालों को इसमें शामिल होने की ज़रूरत नहीं है। इसे तो पहले से ही नई पीढ़ी को धमकाना माना जाएगा। बड़ी सेनाओं के प्रतिनिधियों ने एक दूसरे को देखा और सभी ने सहमति में सिर हिलाया। हालांकि वांग हाओ की अपनी लड़ने की ताकत बहुत मजबूत थी, लेकिन अगर वे हजारों लाखों मार्शल पूर्वजों को भेजते तो भले ही वांग हाओ के 3 सिर और 6 हाथ होते, उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता। तो मार्शल किंग का होना या न होना सच में कोई मायने नहीं रखता था। पेगासस स्टार, एक शानदार क्रूज शिप एक खूबसूरत बीच पर रुका हुआ था। क्रूज शिप पर हॉट और सेक्सी बिकिनी पहनी सुंदरियों का एक ग्रुप एक जवान आदमी को घेरे हुए था, और किनारे पर थोड़ी ही दूर वांग हाओ दूर से यह सीन देख रही थी। उसके बगल में खड़ी जियांग नाराज दिख रही थी। वह मुफ्त में खा सकती थी, लेकिन आखिर में वह उस गोल्ड डिगर के पीछे बीच तक चली गई। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि उसे बीच पर खड़े होकर उत्तर पश्चिमी हवा पीनी पड़ी, जबकि दूसरे लोग एक शानदार क्रूज शिप पर बैठकर स्वादिष्ट खाना खा रहे थे और रेड वाइन पी रहे थे। वांग हाओ, चलो देखना बंद करो और पहले खाओ। जियांग ने वांग हाओ को बेचारेपन से देखा, ये दिखाते हुए कि उसे सच में भूख लगी थी। वांग हाओ ने आंखें घुमाईं, गाजर की एक टोकरी निकाली और जियांग को दे दी, इस उम्मीद में कि यह खाने की शौकीन चुप हो जाएगी। गाजर देखकर लिटिल वाइट जल्दी से टोकरी में कूदा, एक गाजर उठाए और जोर जोर से कुतरने लगा, जैसे कोई अफ्रीकी रिफ्यूजी 3 दिन से भूखा हो। जियांग भी ठीक नहीं थी। उसने दोनों हाथों में एक एक गाजर पकड़ी, मुंह खोला और उन्हें अंदर ठूंस लिया। उसे पता नहीं था कि उसने चबाया या नहीं, लेकिन उसने 1 सेकंड में एक गाजर खत्म कर दी। जब लिटिल वाइट ने तीसरी गाजर उठाए और मुंह खोलने ही वाला था तो उसे अचानक एक नाराजगी भरी नज़र महसूस हुई। ऊपर देखने पर उसने देखा कि जियांग अपनी उंगली काट रही है, अपने हाथ में गाजर को घूर रही है और लगातार लार निकल रही है। ये नज़ारा देखकर लिटिल वाइट का दिल टूट गया। कौन सोच सकता था कि 2 दिन पहले ये गाजरों के बड़े पहाड़ वाला एक ज़मींदार खरगोश था, लेकिन अब यह एक बेचारा खरगोश बन गया है जो पूरा खाना भी नहीं खा सकता। क्या सिर्फ 2.5 साल के खरगोश को ये कमी सहने देना बहुत बेरहमी है? लेकिन कोई रास्ता नहीं था। इसे जियांग से डरने के लिए किसने कहा था? लो, लिटिल वाइट ने दर्द से अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने हाथ में गाजर शियांग को दे दी। लिटिल वाइट, तुम बहुत अच्छे हो। बहन तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद करती है। शियांग ने हैरानी से खरगोश के सिर को छुआ और फिर बिना किसी झिझक के आखिरी गाजर ले ली। बस इस बार शियांग ने उसे जल्दी से जल्दी नहीं खाया, बल्कि नशे में उसे ध्यान से चखा। वांग हाओ की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसने देखा कि जब शियांग ने लिटिल वाइट के सिर को छुआ तो लिटिल वाइट के शरीर में एक अजीब सी एनर्जी फैल गई, जिससे लिटिल वाइट तुरंत बाहर निकल आया। इस जियांग की शुरुआत कहाँ से हुई? वांग हाओ बहुत हैरान था। उसे पक्का अंदाजा था कि इस जियांग की शुरुआत बहुत डरावनी है। साथ ही वांग हाओ ये भी सोच रहा था कि इस जियांग को गाजर, इस तरह का पेट फूड खाना क्यों पसंद है। क्या वह एक डेमन बीस्ट है? लेकिन क्या ऐसे इंसान जैसे डेमन बीस्ट भी होते हैं? ये जानना चाहिए कि इंटरस्टेलर फेडरेशन में सबसे ऊंचे लेवल के डेमन बीस्ट तथाकथित डिवाइन बीस्ट होते हैं। लेकिन डिवाइन बीस्ट सिर्फ इंसानी भाषा बोल सकते हैं और इंसानी रूप में बिल्कुल भी नहीं बदल सकते। लेकिन अगर वह डिवाइन बीस्ट नहीं है तो जियांग किस तरह की स्पीशीज है? छोड़ो, मैं इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचूंगा। वांग हाओ ने अपना सिर हिलाया।
क्योंकि जियांग की शुरुआत या स्पीशीज चाहे जो भी हो, जब तक वह समझता है कि यह प्यारा सा फूडी उसके साथ है, तब तक उसे न सिर्फ सेफ्टी की गारंटी है, बल्कि और भी ज़्यादा कानून तोड़ने वाला हो सकता है और ज़्यादा सिन पॉइंट्स पा सकता है। आउच! तभी एक बूढ़ा आदमी अचानक वांग हाओ और दूसरों के सामने गिर पड़ा और एक दुख भरी चीख मारी। पैसे ऐंठने के लिए गिरने का नाटक कर रहे हो? ये दो शब्द तुरंत वांग हाओ के दिमाग में आए। बूढ़े आदमी, कैसे हो? जियांग प्यार से आगे बढ़कर बूढ़े आदमी को उठाने में मदद करना चाहता था। रुको! वांग हाओ ने जियांग को पीछे खींचा और मुंह बनाया। बूढ़े आदमी, तुम्हारा गिरने का नाटक करना बहुत नासमझी है। यहाँ हर जगह कैमरे लगे हैं। तुम मुझसे पैसे बिल्कुल नहीं ऐंठने। बूढ़े आदमी के मुंह का कोना फड़क उठा। यंग मैन, इस सड़क के किनारे लगे सारे कैमरे इस बूढ़े आदमी ने तोड़ दिए हैं। बेहतर होगा कि तुम बात मानकर पैसे दे दो, नहीं तो जब पुलिस आएगी तो तुम्हें न चाहते हुए भी देना पड़ेगा। टूट गया। वांग हाओ हैरान रह गया। बूढ़े आदमी ने गर्व से सिर हिलाया। नौजवान, तुम 100वें आदमी हो जिससे ये बूढ़ा आदमी यहाँ मिला है। मैं तुम्हें आधी कीमत पर डिस्काउंट दूंगा। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, वांग हाओ ने अपनी आस्तीनें चढ़ाईं, आगे बढ़ा और बूढ़े आदमी के मुंह पर मुक्का मार दिया। आउच! तुम मुझे क्यों मार रहे हो, जवान आदमी? बूढ़ा आदमी तुरंत हैरान रह गया। ये साजिश सही नहीं है। तुम गिरने का नाटक करके मुझसे पैसे ऐंठने की हिम्मत कर रहे हो, जवान मालिक। तुम्हें पता लगाना चाहिए कि यह जवान मालिक कौन है। वांग हाओ भी ठीक नहीं था। उसने मुक्कों और पैरों से बूढ़े आदमी को तब तक पीटा जब तक उसकी नाक पर चोट नहीं लग गई और उसका चेहरा सूज नहीं गया। और उसने बिना किसी झिझक के बूढ़े आदमी की सारी कीमती चीज़ें भी ले लीं, जैसे कैश और स्मार्ट रिस्ट बैंड। वांग हाओ के जाने के बाद बूढ़ा आदमी अचानक उठ बैठा, अपनी ठुड्डी खुजाई और बुदबुदाया, अगर मुझे अभी गलत नहीं लगा तो लगता है इस बच्चे ने स्वर्ग और इंसान की एकता को समझ लिया है, लेकिन ये बच्चा सिर्फ 17 या 18 साल का है। क्या वह वांग हाओ हो सकता है जिसका जिक्र हाल ही में न्यूज़ में आया है? हाँ, किसे फर्क पड़ता है कि यह बच्चा कौन है? बूढ़ा आदमी जोर से हंसा। ये बूढ़ा आदमी इतने लंबे समय से दुनिया में खेल रहा है, जबरदस्ती वसूली कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, गिरने का नाटक कर रहा है और लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा है, और मुझे कभी कोई विरोधी नहीं मिला। आज मैं एक ऐसे दिलचस्प छोटे लड़के से मिला। मुझे अच्छी बातचीत करनी चाहिए और देखना चाहिए कि सबसे बेशर्म कौन है। अगले ही सेकंड हंसी अभी भी थी, लेकिन बूढ़ा आदमी उस जगह से गायब हो गया था। उसका कोई अता पता नहीं था। इस समय वांग हाओ ने बूढ़े आदमी से मिले स्मार्ट रिस्ट बैंड का इस्तेमाल किया और कियान वानयान को एक मैसेज भेजा जिसमें उसे आकर उसे लेने के लिए कहा। उसी समय वांग हाओ को कियान वानयान से ये भी पता चला कि बड़ी ताकतें नई पीढ़ी को विरासत के क्रिस्टल के लिए मुकाबला करने दे रही हैं। वांग हाओ ने मुंह बनाया, एक मार्शल किंग के बिना कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। हालांकि जब वांग हाओ ने अपना सिर घुमाया तो उसने देखा कि जियांग, ये खाने का शौकीन, असल में बीच बारबेक्यू स्टॉल पर भाग गया था और बड़े बड़े कौरमे सीख खा रहा था। वांग हाओ को थोड़ी हैरानी इस बात पर हुई कि उसने बस कुछ ही मैसेज भेजे थे, लेकिन जियांग पहले ही 50 से ज़्यादा सीख खा चुका था और अभी भी बॉस से और तेज़ी से ग्रिल करने के लिए कहा। उसी समय लार टपकाते चेहरे से वांग हाओ को आखिरकार समझ आ गया कि एक टॉप फूडी क्या होता है। वांग हाओ, आओ और साथ में खाओ। जियांग ने खुशी से वांग हाओ की तरफ अपना छोटा सा हाथ हिलाया और उसकी जवानी की आभा ने तुरंत बीच पर मौजूद नरजीवों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जब वांग हाओ बारबेक्यू स्टॉल पर आया तो जियांग ने जल्दी से उसे एक ताज़ा ग्रिल्ड बड़ा झींगा दिया और फिर एक बड़ा ग्रिल्ड स्क्विड लिया और उसे बड़े बड़े कौरमे खा गया। मुझे फूडीज़ की दुनिया समझ नहीं आती। वांग हाओ ने अपना सिर हिलाया और फिर बारबेक्यू बॉस से पूछा, बॉस, क्या आप जानते हैं कि उस क्रूज शिप पर वह जवान आदमी कौन है? बॉस हंसा, यह जवान मास्टर साफ तौर पर पेगासस स्टार से नहीं है। आप कैसे बता सकते हैं? वांग हाओ ने पूछा। बॉस मुस्कुराया और बोला, जिस आदमी की तुम बात कर रहे हो वह हमारे पेगासस स्टार का बदनाम प्लेबॉय है, गुयान के तियांजियान विला का यंग मास्टर। वह असल में हर इश्यू में गॉसिप वीकली में आता है। वह कपड़े बदलने से ज़्यादा बार गर्लफ्रेंड बदलता है। कहा जाता है कि जब तक कोई फीमेल सेलिब्रिटी पेगासस स्टार फैशन वीकली के कवर पर आती है तो वह उसके साथ सो चुका होता है। बहुत बढ़िया। वांग हाओ ने माना कि इस समय उसे थोड़ी जलन हो रही थी। हालांकि वे फीमेल सेलिब्रिटी अच्छी लोग नहीं थीं और उसके आसपास की औरतों जितनी खूबसूरत नहीं थीं, फिर भी उसे बस जलन हो रही थी। ओह, ठीक है, ये गुयान तियांजियान विला से है। वांग हाओ ने अपनी ठुड्डी खुजाई और सर्च शुरू करने के लिए अपने स्मार्ट ब्रेसलेट पर क्लिक किया। जल्द ही तियांजियान विला के बारे में सारी जानकारी मिल गई। जानकारी के मुताबिक इस तियांजियान विला के मालिक का सरनेम गू है और उनका परिवार पीढ़ियों से तलवारें बनाता आ रहा है। हालांकि वे 6 लेवल वाली एलॉय तलवारें नहीं बना सकते, लेकिन इंटरस्टेलर फेडरेशन की सभी 5 लेवल वाली एलॉय तलवारें इसी विला से आती हैं।
और यह गुयान तियानजियान विला का युवा मास्टर है, एक बदनाम प्लेबॉय जो अपने दिन मुंह में शराब और बाहों में सुंदरियों के साथ बिताता है। हालांकि गुयान का बड़ा भाई गु ये एक सुपर जीनियस है। छोटी उम्र में उसकी तलवारबाजी शानदार है और उसे इंटरस्टेलर फेडरेशन में तलवारबाजी का भविष्य का लीडर माना जाता है। तभी गुयान, जो क्रूज शिप के डेक पर बैठा था, अचानक शियांग शियांग पर नजर पड़ी, जो बारबेक्यू खा रही थी। उसकी जवानी की चमक ने उसे तुरंत प्रभावित किया, खासकर उसकी प्यारी मुस्कान जो लोगों के दिलों को भर देती थी। हे भगवान, मुझे लगता है कि मुझ पर बिजली गिर गई है। गुयान की आंखें अचानक चमक उठीं। यंग मास्टर यांग, आप ठीक हैं? आसपास बिकिनी पहनी औरतों ने गुयान को चिंता से देखा। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। मैंने सबके लिए एक छोटा सा गिफ्ट तैयार किया है, तो तुम सब पहले वापस जा सकते हो। गुयान ने हाथ हिलाया, फिर मुड़ा और तेजी से बारबेक्यू स्टॉल की तरफ भागा जहां जियांग था। ये देखकर सभी बिकिनी सुंदरियों ने मजाक उड़ाया। एक और ग्रीन टी वाली कुतिया जो पवित्र होने का नाटक कर रही है। बिल्कुल, बीच पर ऐसी औरतें रोज होती हैं, लेकिन आज यंग मास्टर यांग का इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन क्यों था? कौन जानता है, शायद वह टेस्ट बदलना चाहता हो। बहनों, चलो देखते हैं कि यह कैसी औरत है जिसने यंग मास्टर यांग की जान ले ली। हाँ, सही है, हमें जाकर देखना चाहिए। अगर हम उससे सीखते हैं तो यंग मास्टर यांग हम पर ज्यादा मेहरबानी करेंगे। तुम औरत, यंग मास्टर यांग मेरे हो। जब गुयांग बारबेक्यू स्टॉल पर पहुंचा, वांग हाओ हैरान लग रहा था। उसने अभी तक कोई कदम भी नहीं उठाया था, तो यह आदमी उसके पास क्यों आया? मिस, क्या मैं आपसे दोस्ती कर सकता हूँ? गुयांग ने प्यार से पूछा। जियांग मुंह में केकड़े का पैर दबाए गुयांग को खाली नजरों से देखा, फिर धीरे से बुदबुदाई, दफा हो जाओ। फफ्त, वांग हाओ जोर से हंसे बिना नहीं रह सका। हालांकि जियांग खाने की शौकीन और थोड़ी नासमझ थी, फिर भी वह अच्छे इरादों वाले लोगों और बुरे इरादों वाले बड़े बिगड़े हुए लोगों में फर्क कर सकती थी। गुयांग मुस्कुराया, लेकिन उसका एक्सप्रेशन बहुत अजीब था। ये पहली बार था जब वह किसी ऐसी लड़की से मिला था जिसने उसे कोई इज्जत नहीं दी। इस समय बिकिनी वाली सुंदरियों का ग्रुप सब चल पड़ा, क्रूज शिप से। ओह माय, ये किसकी छोटी बहन है, इतनी अलग थलग। यह आपकी अच्छी किस्मत है कि हमारे यंग मास्टर यांग को आप पसंद आ गए हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि यह छोटी लड़की इस बेचारे लड़के में दिलचस्पी रखती है? बेचारा, क्या तुम अंधे हो? इस जवान लड़के ने डिज़ाइनर कपड़े पहने हैं, ठीक है। डिज़ाइनर कपड़े तो डिज़ाइनर कपड़े होते हैं, लेकिन उन पर या तो कीचड़ या घास का रस लगा होता है। वह बिल्कुल भी अमीर नहीं लगता। क्या ये कपड़े कहीं से लाए जा सकते हैं? मुझे तो ये वैसे ही लग रहे हैं। हमारे यंग मास्टर यांग कभी दूसरी बार कपड़े नहीं पहनते। मैं समझ गया, उसने ज़रूर किसी अमीर आदमी से कपड़े लिए होंगे। ये भी हो सकता है कि उसने यंग मास्टर यांग के कपड़े लिए हों। हे, वांग हाओ उदास लग रहा था। उसने किसका दिल दुखाया? ये औरतें एक आदमी के लिए लड़ रही थीं, उन्हें जियांग को ढूंढना चाहिए। वे उसे क्यों शामिल कर रहे थे? और सिर्फ इसलिए कि बड़े घास के मैदान को पार करते समय उसके कपड़ों पर थोड़ी कीचड़ और घास का रस लग गया, वह बेचारा कैसे हो गया? इन औरतों की कल्पना बहुत तेज थी। चुप रहो, गुयांग ने ठंडी आवाज में कहा। ये सुनकर वहां मौजूद बिकिनी पहनी औरतों ने बटेर की तरह सिर झुका लिया, बोलने से डर रही थीं। ये सब मेरी गलती है कि मैंने इन औरतों को ठीक से डिसिप्लिन नहीं किया। गुयांग यहाँ मेरे भाई से माफ़ी मांगता है। गुयांग ने वांग हाओ को माफ़ी वाली नज़र से देखा। हालांकि वह एक प्लेबॉय था, फिर भी उसका जजमेंट और दिमाग अच्छा था। ये जानना चाहिए कि तियानजियान विला का ज़्यादातर बिजनेस उसी ने चलाया था, इसलिए उसकी काबिलियत स्वाभाविक रूप से खराब नहीं थी। और वांग हाओ के व्यवहार और उसके पहने हुए डिज़ाइनर कपड़ों को देखते हुए इस आदमी का बैकग्राउंड ज़रूर बहुत अच्छा होगा। उसी समय गुयांग ने भी भौहें चढ़ाईं और वांग हाओ के कंधे पर बैठे छोटे सफ़ेद खरगोश को घूरने लगा। वांग हाओ ने गुयांग की नज़र देखी और हंसे बिना नहीं रह सका। तुम बहुत स्मार्ट हो। तुम्हें मेरी पहचान का अंदाज़ा हो गया होगा, है ना? गुयांग की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसके माथे पर पसीने की एक बूंद आ गई। वांग हाओ के कंधे पर खरगोश को देखकर उसे अचानक किसी की याद आई, वह नौजवान जो हाल ही में अक्सर खबरों में आ रहा था, 3 बड़ी ताकतों वाला सुपर जीनियस वांग हाओ। हालांकि खबर में इस युवा मार्शल का रूप नहीं दिखाया गया था, लेकिन इस युवा मार्शल के पास खरगोश होने की खबर अब कोई राज नहीं थी। और आम खरगोशों में लिटिल वाइट जैसा स्पिरिचुअल नेचर नहीं होता, जिससे उसे थोड़ा शक हुआ। अब वांग हाओ की बातों के साथ उसे तुरंत यकीन हो गया कि यह व्यक्ति 3 बड़ी ताकतों वाला सुपर जीनियस था। मैं अंधा था और मार्शल को बुरा लगा। गुयांग ने तुरंत माफ़ी मांगी। ऐसा नहीं था कि उनका तियानजियान विला वांग हाओ से डरता था, लेकिन वांग हाओ को बिना वजह परेशानी खड़ी करने की आदत की खबर पहले ही फैल चुकी थी। वह ऐसा सीन नहीं चाहता था जहां इस छोटी सी बात पर तियानजियान विला पर डोनफेंग मिसाइलें दागी जाएं।
इसके अलावा सॉरी बोलने से उसे कुछ नहीं होगा। शायद वह इस होनहार युवा मार्शल से दोस्ती भी कर ले। क्यों नहीं मार्शल, बिकिनी सुंदरियों ने कहा। वांग हाओ को दोबारा देखने के बाद वे सब इतनी डर गईं कि उनकी पैंट गीली होने वाली थी। उन्होंने अभी अभी एक मार्शल का मजाक उड़ाया था, ये तो मौत की दुआ थी। ये सोचकर बिकिनी सुंदरियां डर से कांप रही थीं, गु यान के पीछे खड़ी थीं, सांस लेने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तुम बहुत अच्छी हो। वांग हाओ ने गु यान को हैरानी से देखा। उसने सोचा था कि यह एक घमंडी, बिना दिमाग वाला अमीर लड़का होगा, लेकिन किसे पता था उसके पास न सिर्फ अच्छी समझ थी बल्कि लोगों से घुलने मिलने की अच्छी स्किल्स भी थीं। अगर उसे एक डिप्लोमेट के तौर पर लीजन में भर्ती किया जा सके तो कुछ फालतू की परेशानी कम हो सकती है। कम से कम इससे पहले कि वह अपनी लाखों की सेना को पूरी तरह से कंट्रोल कर ले, लीजन में ज़रूर बहुत परेशानी होगी। आखिर उन अच्छे बच्चों से निपटना आसान नहीं था। गु यान की आंखें अचानक चमक उठीं। वांग हाओ का क्या मतलब था? क्या वह उसे भर्ती करना चाहता था? अगर ऐसा है तो वह ज़रूर मान जाएगा, क्योंकि वह पहले ही नशे में धुत जिंदगी जीकर थक चुका था। वह इस महान नौजवान को फॉलो करना चाहता था और उसके शानदार चैप्टर में अपना नाम छोड़ना चाहता था। बस तभी एक तेज इंजन की आवाज़ आई। सबने अपना सिर घुमाया और देखा कि एक बहुत ही अवांट गार्डे और ट्रेंडी बूढ़ा आदमी एक लग्जरी होवरबाइक से उतर रहा है। और वांग हाओ के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। उसने इस बूढ़े आदमी को पहले भी देखा था। ये वही बूढ़ा आदमी था जिसे उसने अभी अभी नकली एक्सीडेंट का नाटक करने की कोशिश करने पर पीटा था। कॉस्मिक आर्क विलेन का लेटेस्ट चैप्टर, सीनियर ताई फेंग। बूढ़े आदमी को देखकर गु यांग इतना चौंक गया कि वह जल्दी से झुकने के लिए आगे बढ़ा। चले जाओ लड़के गु, मैं आज तुम्हारे लिए यहाँ नहीं हूँ। बूढ़े आदमी ने गु यांग को एक तरफ धकेल दिया और सीधे वांग हाओ के पास चला गया। जियांग ने अपने चिकने छोटे हाथों से वांग हाओ को खींचा और स्पष्ट रूप से बुदबुदाया, वांग हाओ, ये बूढ़ा आदमी बहुत अमीर है। जाओ इसे फिर से पीटो और हम आज रात डिनर करेंगे। ये सुनकर बूढ़ा आदमी लड़खड़ा गया और लगभग जमीन पर गिर ही गया। वह यहाँ वांग हाओ से मुकाबला करने आया था, खाने का खर्च उठाने नहीं, ठीक है। और गु यांग इतना डर गया कि वह लगभग उछल ही पड़ा। ये वांग हाओ बहुत हिम्मत वाला है ना? उसने सच में इस बूढ़े मास्टर को भी मारने की हिम्मत की है। लड़के, मैं जियान ताई फेंग हूँ। मैं आज तुम्हारे साथ स्पार करने आया हूँ। जियान ताई फेंग ने वांग हाओ को देखा, उसकी आंखें मंजूरी से भरी थीं। मजबूत शरीर, स्वर्ग और इंसान की एकता की समझ, बहुत मजबूत नींव। वह निश्चित रूप से एक दुर्लभ और बेमिसाल जीनियस था, जो 1000 सालों में शायद ही कभी देखा गया हो। सीनियर ताई फेंग, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। गु यांग डर कर उसे मनाने के लिए जल्दी से आगे बढ़ा। मार्शल, वांग हाओ सिर्फ 18 साल का है। वह कितना भी जीनियस क्यों न हो, वह तुम्हारा विरोधी कैसे हो सकता है? जियान ताई फेंग ने गु यांग की तरफ देखा। क्या मैंने कहा था कि मैं लड़ने वाला हूँ? गु यांग एक पल के लिए हैरान रह गया, फिर उत्सुकता से पूछा, तो तुम किस में मुकाबला कर रहे हो? जियान में मुकाबला कर रहे हो? जियान ताई फेंग ने अपनी दाढ़ी सहलाए और खुशी से हंसा। जियान में मुकाबला कर रहे हो? गु यांग फिर से हैरान रह गया। क्या यह अभी भी लड़ाई नहीं है? जियान ताई फेंग ने गु यांग के सिर पर थप्पड़ मारा और गुस्से में कहा, ये जियान है नीच और बदतमीज होने का, ये देखने के लिए मुकाबला करना कि कौन ज्यादा बेशर्म है। फफ्त, जैसे ही शब्द निकले, ऑडियंस में बैठे सभी लोगों का गला तुरंत भर आया। उन्होंने पहली बार किसी को इस तरह की चीज में मुकाबला करते सुना था। साथ ही सभी को नाम ही इंसान को दिखाता है का मतलब समझ आ गया। जियान ताई फेंग स्वॉट टू क्रेजी, ये जियान नीच बेशर्म होने का पागलपन हद से ज्यादा था। लड़के, क्या तुम मुकाबला करने की हिम्मत करते हो? जियान ताई फेंग ने वांग हाओ को चैलेंजिंग लुक दिया। वांग हाओ ने होंठ सिकुड़े। बिना फायदे के मैं तुमसे मुकाबला क्यों करूंगा? जियान ताई फेंग ने एक उंगली उठाई। जब तक तुम इस बूढ़े आदमी को हरा दोगे, मैं तुमसे एक वादा करूंगा। गु यांग जल्दी से वांग हाओ के पास आया और फुसफुसाया, मार्शल, सीनियर ताई फेंग इंटरस्टेलर फेडरेशन में बचे हुए कुछ पुराने मॉन्स्टर्स में से एक है। कोई नहीं जानता कि उसकी कल्टीवेशन कितनी ऊंची है। वह बस धोखे से थक गया था और पेगासस स्टार आया था शांति और सुकून पाने के लिए। वांग हाओ ने गु यांग को नफरत भरी नजरों से देखा। पेगासस स्टार पर शांति और सुकून चाहते हो? उसकी राय में ये बस एक बूढ़ा आदमी था जिसके पास करने के लिए कुछ बेहतर नहीं था, जो गुंडा बनना सीखना चाहता था। हालांकि गुंडा बनने के लिए भी टैलेंट चाहिए, हर कोई यह नहीं कर सकता। जियान बनने के रास्ते पर मुझे कभी कोई अपोनेंट नहीं मिला। वांग हाओ ने अपने होंठ सिकोड़कर टाल दिया, फिर अपनी पैंट उतारी और सबके सामने पेशाब करने लगा। आह बिगल! वहां मौजूद सभी लड़कियां चिल्लाईं और अपना सिर घुमा लिया। लेकिन बिकिनी वाली सुंदरियों का ग्रुप बीच बीच में नजरें चुराने से खुद को रोक नहीं पाया, लेकिन एक नज़र में ही उनके चेहरे तुरंत लाल हो गए।
उनके दिल तेजी से धड़कने लगे और वे सब ने मन ही मन सोचा, अगर यह इतना बड़ा है तो ये बहुत स्टिम्युलेटिंग होगा। बाह, बकवास सोचना बंद करो। गु यांग और जियान ताइफेंग तुरंत हैरान रह गए। जियान का ये लेवल तो बहुत ही हिम्मत वाला था। उसने तो जरा सी बात पर सबके सामने कपड़े उतारकर पेशाब कर दिया। क्या कोई सभ्य इंसान ऐसा करेगा? बूढ़े आदमी, अब तुम्हारी बारी है। वांग हाओ ने अपनी पैंट ऊपर खींची और उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। उसे अपने आसपास के लोगों की नफरत भरी नज़रों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। जियान ताइफेंग अब अजीब महसूस कर रहा था। क्या उसे उन्हें उतारना चाहिए या नहीं? अगर उसने उन्हें उतार दिया, वह बहुत समय से जी रहा था, लेकिन उसका छोटा भाई वांग हाओ जितना बड़ा नहीं था। अगर लोगों ने देख लिया तो कितनी शर्मिंदगी होगी। और इतने सारे लोग देख रहे थे। क्या होगा अगर किसी ने इसे रिकॉर्ड कर लिया और उन बूढ़े लोगों ने देख लिया? क्या भविष्य में उनसे मिलना अजीब नहीं होगा? लेकिन अगर उसने उन्हें नहीं उतारा, किसी के लिए मुफ्त में कुछ करना बहुत बड़ा नुकसान जैसा लगता था। और सबसे ज़रूरी बात, उसने सुना था कि यह बच्चा वांग हाओ हमेशा परेशानी खड़ी करता था। अगर उसने बहुत बड़ी गंदगी की तो उसकी पुरानी जिंदगी से उसे कौन साफ करेगा? यहाँ तक कि जियान ताइफेंग को भी बिना किसी वजह के वांग हाओ को ढूंढने आने का थोड़ा अफसोस हुआ। ये बच्चा बस बेशर्मी की मिसाल था और उसकी बेशर्मी उसके लेवल की नहीं थी। कम से कम बचपन से मिली सभ्य शिक्षा उसे पब्लिक में पैंट नीचे करके पेशाब करने की इजाज़त नहीं देती थी। गु यांग ने जियान ताइफेंग की शर्मिंदगी देखी और जल्दी से आगे बढ़कर कहा, सीनियर ताइफेंग, मेरे भाई ने कहा कि उसे तलवार चलाने की एक टेक्निक आती है जो उसे समझ नहीं आती। क्या आप जाकर उसे कुछ टिप्स देंगे? जियान ताइफेंग ने गु यांग को ऐसे देखा जैसे कह रहा हो, तुम बच्चे को चीज़ों को संभालना तो आता ही है। फिर गुस्से से बोला, इतनी ज़रूरी बात है, तुमने इस बूढ़े आदमी को अभी क्यों बताया? अगर तुमने गुये की साधना में देरी की तो ये बूढ़ा आदमी तुम्हें जिम्मेदार ठहराएगा। गु यांग ने बार बार माफ़ी मांगी, सीनियर ताइफेंग, मुझे माफ़ कर दो। ये गु यांग की थोड़ी देर की बेवकूफ़ी थी। जियान ताइफेंग ने अपनी आस्तीन ऊपर की, ठंडी सांस ली, जल्दी से होवर मोटरसाइकिल पर सवार हुआ और बिना पीछे देखे तेज़ी से चला गया। हालांकि जाने से पहले उसने वांग हाओ को एक छोटा सा टोकन फेंका। उस पर एक जोरदार और दमदार अक्षर लिखा था, तलवार। ये बूढ़ा आदमी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। वह हार गया, लेकिन फिर भी उसने अपनी इज्जत बचाने का तरीका ढूंढ लिया। वांग हाओ ने अपने हाथ में छोटा टोकन देखा और हंसे बिना नहीं रह सका। गु यांग आगे बढ़ा और धीरे से बधाई दी, बधाई हो मार्शल, तुम्हें सीनियर ताइफेंग का तलवार टोकन मिल गया है। अब से ऐसा लगेगा जैसे सीनियर ताइफेंग तुम्हारा साथ दे रहे हैं। इंटरस्टेलर फेडरेशन में कोई भी तुम्हारे सिर का एक भी बाल छूने की हिम्मत नहीं करेगा। अभी इस बूढ़े आदमी के दखल देने का समय नहीं है। वांग हाओ के होंठ थोड़े मुड़े और उसने तलवार टोकन हटा दिया। उसके अभी के सपोर्ट के साथ, जब तक वह उन बड़ी ताकतों की बॉटम लाइन को भड़काता नहीं है, इंटरस्टेलर फेडरेशन में बेरोक-टोक चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और जियान ताइफेंग, इंटरस्टेलर फेडरेशन में बचे हुए कुछ पुराने मॉन्स्टर्स में से एक सुपर ट्रम्प कार्ड जैसा लग रहा था जिसे सही समय पर इस्तेमाल करना था। गु यांग चुपचाप बिना कुछ बोले सुनता रहा, क्योंकि वह समझता था कि वांग हाओ इतनी कम उम्र में अपनी मौजूदा पोजीशन तक पहुंचने के लिए ज़रूर अपना गर्व और विचार रखता होगा, और ये ऐसी जगहें थीं जहां दूसरे लोग दखल नहीं दे सकते थे। इसलिए वांग हाओ का सबॉर्डिनेट होने के लिए उसे वांग हाओ के पूछने पर अपनी राय देनी थी, और जब वह नहीं पूछे तो उसे बस वांग हाओ के दिए गए कामों को ईमानदारी से पूरा करना था। वांग हाओ ने गु यांग के कंधे पर थपथपाया, क्या तुम मेरी लीजन में जनरल बनने के लिए इंटरेस्टेड हो? जनरल? गु यांग को अचानक लगा कि खुशी बहुत अचानक आ गई है। उसने सच में उम्मीद नहीं की थी कि वांग हाओ उसे इतना वैल्यू देगा। वांग हाओ मुस्कुराया और कहा, अगर तुम मेरे जनरल बनना चाहते हो तो मुझे तुमसे कुछ बदलने की ज़रूरत है। ये सुनकर गु यांग को ऐसा लगा जैसे उस पर ठंडे पानी का बेसिन डाल दिया गया हो। उसे बहुत पहले ही सोच लेना चाहिए था कि फ्री लंच जैसी कोई चीज़ नहीं होती। मार्शल, तुम्हें क्या चाहिए? गु यांग ने उत्सुकता से पूछा। वांग हाओ ने धीरे से कहा, मुझे डॉन ऑटोमेटिक राइफल चाहिए। गु यांग ने समझते हुए सिर हिलाया, फिर उत्सुकता से पूछा, मार्शल, आपको ये जानकारी कैसे मिली? वांग हाओ ने बिकिनी वाली सुंदरियों पर नज़र डाली और हल्के से कहा, इन लोगों के ग्रुप में से कुछ को पहले ही डीवाई आतंकवादी संगठन ने खरीद लिया है, और मैंने इसे देखा, इसलिए मैंने इसके बारे में सुना। तो ये डीवाई आतंकवादी संगठन है? गु यांग ने सिर हिलाया, फिर आह भरी और कहा, मार्शल, मुझे माफ़ करना, मैं आपको डॉन नहीं दे सकता। ये हमारे हेवनली स्वॉर्ड मैनर का नहीं है। हम इसे बस किसी और के लिए रख रहे हैं। कौन? वांग हाओ के बार बार पूछने पर उसकी भौहें तन गईं। गु यांग ने धीरे से कहा, यह अभी आए सीनियर जियान ताइफेंग हैं। वांग हाओ हैरान रह गया। कोई हैरानी नहीं कि जब गु यांग ने डॉन के बारे में सुना तो वह बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ। पता चला कि यह उस बूढ़े मॉन्स्टर जियान ताइफेंग की कोई चीज़ थी।
बस क्या शी रोंगशुआन पागल था, या किसी ने उसे 10 गुना हिम्मत दी थी कि वह इस लेवल के बूढ़े मॉन्स्टर से डॉन चुराना चाहता था। तियानमा स्टार हेवनली स्वॉर्ड मैनर। ये पहाड़ों में बना एक पुराने स्टाइल का मैनर है जहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा है। जैसे ही वांग हाओ पास आया उसे एक उभरती हुई स्वॉर्ड क्यूई महसूस हुई। गु यांग ने गर्व से परिचय कराया, मार्शल, हमारा गु परिवार पीढ़ियों से यहाँ तलवारें बनाता और प्रैक्टिस करता आ रहा है, इसलिए अनजाने में यह उभरती हुई स्वॉर्ड क्यूई बन गई। वांग हाओ ने सिर हिलाया। उसने जो जानकारी पढ़ी थी उसमें बताया गया था कि हालांकि हेवनली स्वॉर्ड मैनर इंटरस्टेलर फेडरेशन की 5 टॉप शक्तियों के बराबर नहीं था, लेकिन सिर्फ इसकी विरासत ही इसे फर्स्ट क्लास शक्तियों में शामिल कर सकती थी। तभी गुयांग से 7 या 8 हिस्से मिलता जुलता एक अधेड़ उम्र का आदमी हंसते हुए मैनर से बाहर निकला। हाँ, मार्शल का आना कितने सम्मान की बात है। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आपसे जल्दी मिलने नहीं आया। गुयांग ने जल्दी से इंट्रोड्यूस किया, मार्शल, ये मेरे पापा हैं, सोलिटरी स्वॉर्ड इंटरस्टेलर फेडरेशन में सबसे अच्छे फोर्जिंग ग्रेड मास्टर भी हैं। सबसे अच्छे फोर्जिंग ग्रेड मास्टर? मैं ये दावा करने की हिम्मत नहीं कर सकता, मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर कई लोग हैं, सोलिटरी स्वॉर्ड ने विनम्रता से कहा। बकवास बंद करो, चलो जल्दी से खाना खाते हैं। जियांग ने उत्सुकता से सोलिटरी स्वॉर्ड को देखा, लगातार अपनी लार निगल रही थी। हाँ, ठीक है, चलो पहले खाना खाते हैं। सोलिटरी स्वॉर्ड दिल खोलकर हंसी। इस सीधी सादी जवान लड़की पर उसका बहुत अच्छा इंप्रेशन था। अचानक आसमान से एक ठंडी आवाज़ आई, वांग हाओ, तुम भाग नहीं सकते, जल्दी से खंडहर में मिला खजाना सौंप दो। वांग हाओ ने मुड़कर देखा तो देखा कि प्रेसिडेंट का बेटा लियाओ युनचुआन सैकड़ों लोगों के साथ तेजी से आ रहा है। सोलिटरी स्वॉर्ड ने भौहें चढ़ाईं, उसे लगा कि सिचुएशन मुश्किल होती जा रही है। वांग हाओ उनके घर में मेहमान था, इसलिए वह उनका मेहमान था और सोलिटरी स्वॉर्ड को उसकी रक्षा करनी चाहिए। लेकिन जो आदमी आया था वह प्रेसिडेंट का बेटा था, उसे फेस देना चाहिए या नहीं। जैसे ही सोलिटरी स्वॉर्ड मुश्किल में फंसा, गु यांग आगे बढ़ा और लियाओ युनचुआन को झुककर प्रणाम किया। तो ये यंग मास्टर लियाओ हैं जिन्होंने हमें अपनी मौजूदगी से सम्मानित किया है। हम आपसे जल्दी मिलने के लिए बाहर न आने के लिए माफ़ी चाहते हैं। प्लीज़ जल्दी से हवेली में अंदर आएं, हमारी हेवनली स्वॉर्ड हवेली सभी का गर्मजोशी से स्वागत करेगी। सोलिटरी स्वॉर्ड ने राहत से सिर हिलाया। हालांकि यह छोटा बेटा अपने बड़े भाई जितना जीनियस नहीं था, लेकिन लोगों और मामलों को संभालने का उसका तरीका ज़रूर था। अब जब तहज़ीब आ गई थी तो लियाओ युनचुआन सच में मुस्कुराते हुए फेस को नहीं मारेगा, है ना? अगर उसने सच में कोई चाल चली तो अगर उनका हेवनली स्वॉर्ड मैनर बीच में आता भी तो प्रेसिडेंशियल पैलेस के पास कहने के लिए कुछ नहीं होता, क्योंकि उनके जूनियर को सही एटिकेट नहीं पता था। हाँ, यहाँ सच में बहुत रौनक है। ये सुनकर सबने मुड़कर देखा तो देखा कि ओल्ड मैन जियान टू क्रेजी एक जवान आदमी के साथ मैनर से बाहर जा रहा है। वांग हाओ ने स्वॉर्ड टू क्रेजी के बगल में उस जवान आदमी को देखा। वह जवान आदमी खुद एक तेज तलवार की तरह था जिससे एक नई सी तेजी निकल रही थी। अगर वह गलत नहीं था तो यह आदमी गु यांग का बड़ा भाई, स्वॉर्ड दाओ जीनियस गु ये और स्वॉर्ड टू क्रेजी का आखिरी चेला भी था। जब वांग हाओ गु ये को देख रहा था तो गु ये भी वांग हाओ को देख रहा था। जब उनकी नज़रें मिली तो ऐसा लगा जैसे वॉइड रेल में बिजली के 2 बोल्ट टकरा गए हों और दोनों के चारों ओर तुरंत स्वॉर्ड क्यूई की एक लहर दौड़ गई। स्वॉर्ड टू क्रेजी ने गु ये के सिर पर थपथपाया और मुस्कुराया, जियाओ ये, अपनी स्वॉर्ड क्यूई वापस ले लो। जब तक तुम स्वर्ग और इंसान की एकता को समझ नहीं लेते तुम उसके दुश्मन नहीं बन पाओगे। हाँ मास्टर। गु ये ने सिर हिलाया और उसके आसपास की स्वॉर्ड क्यूई अचानक गायब हो गई। लेकिन गु ये की नज़रें वांग हाओ पर टिकी थीं और उसे आगे बढ़कर उसे चुनौती देने का मन कर रहा था। आप सीनियर जियान हैं? लियाओ युनचुआन ने स्वॉर्ड टू क्रेजी को देखकर हिचकिचाते हुए पूछा। स्वॉर्ड टू क्रेजी ने हैरान होकर अपना सिर हिलाया, सीनियर जियान कौन है? ये बूढ़ा आदमी तो बस एक आम बूढ़ा आदमी है। एक आम बूढ़ा आदमी? वहाँ मौजूद सभी लोगों के चेहरे काले पड़ गए। क्या इस बूढ़े आदमी को लगता था कि सब अंधे हैं? एक आसान सी बात से उसने गु ये को गुस्सा दिला दिया। क्या कोई आम बूढ़ा आदमी ऐसा कर सकता है? तभी स्वॉर्ड टू क्रेजी लियाओ युनचुआन के पास गया, धीरे से उससे टकराया, फिर जमीन पर गिर पड़ा और दुख से चिल्लाया, आउच! क्या आजकल के ये जवान लोग ध्यान नहीं देते कि कहाँ जा रहे हैं? क्या वे एक बूढ़े इंसान को नहीं देखते? सबकी पलकें झपक गईं। ये पोसिलेन टचिंग चोट का नाटक करना बहुत घटिया क्वालिटी का था, है ना? लियाओ युनचुआन ने गहरी सांस ली और इज्जत से कहा, सीनियर, जूनियर के पास कोई कीमती खजाना नहीं है। तुम्हारा खजाना किसे चाहिए? स्वॉर्ड टू क्रेजी ने बीच में टोका, जल्दी करो और पैसे दो। अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो तुम आज नहीं जा पाओगे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तियानमा स्टार पुलिस स्टेशन में मेरे कनेक्शन हैं। वहाँ मौजूद सभी लोगों के मुंह फड़कने लगे। क्या इस सीनियर में थोड़ी और हिम्मत हो सकती थी? ये पूरी तरह से एक जूनियर को धमकाना था।
सोलिटरी स्वॉर्ड ने अपनी कनपटी रगड़ी, सोचा शायद यह एक ऐसे मजबूत इंसान की सोच थी जिसे कोई हरा नहीं सकता और जो अकेला था, जिसने दुनिया की शोहरत और दौलत को देखा था और बस इंसानों की दुनिया में खेल रहा था। लेकिन क्या जूनियर्स से इस तरह बेशर्मी से पैसे ऐंठना सच में एक सीनियर एक्सपर्ट को करना चाहिए था? वांग हाओ ने मजाक उड़ाया, टस्क ओल्ड मैन जियान, तुम्हारे लेवल से तुम सच में पोसिलेन टचिंग कम्युनिटी के लिए शर्म की बात हो। स्वॉर्ड टू क्रेजी ने वांग हाओ की तरफ देखा और पूछा, तो फिर क्या शर्म की बात नहीं मानी जाएगी? वांग हाओ ने सीरियस होकर कहा, अगर मैं होता तो मैं कहता कि मैं ठीक हूं और उसे जाने देता। उसे पता है कि वह गलत है, इसलिए वह इतने अच्छे मौके पर भाग जाता। लेकिन उसके जाने के बाद मैं पुलिस को फ़ोन करूंगा और उस पर हिट एंड रन का इल्ज़ाम लगा दूंगा। इस तरह न सिर्फ मुआवजा ज़्यादा होगा बल्कि उसे इस तरह से लिया जाएगा कि वह चुप रह जाएगा। शानदार, शानदार, सच में शानदार। स्वॉर्ड टू क्रेजी ने तारीफ से वांग हाओ को देखा। वह भी खाली बैठा था और ये देख रहा था कि क्या बेशर्मी की कोई लिमिट होती है। पोसिलेन टचिंग से अमीर बनने के बाद उसे लगा कि वह काफ़ी बेशर्म है, लेकिन जब वह वांग हाओ से मिला तो उसे एहसास हुआ कि हमेशा कोई ना कोई बेहतर होता है, सीखना कभी खत्म नहीं होता और बेशर्मी की कोई लिमिट नहीं होती। ये तो बस छोटी मोटी तरकीबें हैं। वांग हाओ ने हाथ हिलाया, याद रखना, इस पोसिलेन टचिंग वाली घटना से तुम्हें जो पैसे मिलेंगे उनमें से आधे मेरी कंसल्टेशन फीस हैं। स्वॉर्ड टू क्रेजी ने सिर हिलाया, फिर लियाओ युनचुवान की तरफ हाथ हिलाया, बच्चे मैं ठीक हूँ, तुम जा सकते हो। फफ्त, वहाँ मौजूद सभी लोगों ने तुरंत अपनी ड्रिंक्स उगल दीं। ये बूढ़ा आदमी बहुत बेशर्म था, है ना? उसमें सीनियर एक्सपर्ट जैसा कोई अंदाज नहीं था। लियाओ युनचुवान का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ गया। क्या वह अब भी जा सकता है? अगर वह चला गया तो उसे तुरंत पुलिस हिट एंड रन के लिए गिरफ्तार कर लेगी और फिर कल सभी बड़े अखबार यह कहानी छापेंगे। क्या उसका कोई चेहरा बचेगा? अरे बच्चे वांग हाओ, अगर यह आदमी जाने का प्लान नहीं बनाता है तो हमें क्या करना चाहिए? स्वॉर्ड टू क्रेजी वांग हाओ पर चिल्लाया। वांग हाओ ने एक कैमरा निकाला, बूढ़े जियान एक शॉट मारो, बहुत बुरा पोज दिया और मुझे अपनी मीडिया कंपनी में पब्लिश करने के लिए एक फ़ोटो लेने दिया। मैंने पहले ही टाइटल सोच लिया था, प्रेसिडेंट के बेटे ने बिना वजह बुजुर्ग अनाथ पर हमला किया। क्या ये नैतिकता का पतन है या इंसानी स्वभाव का बिगड़ना? ये तो बहुत बढ़िया है। स्वॉर्ड टू क्रेजी ने जोश में ताली बजाई, लियाओ युनचुवान का पैर पकड़ा और अपनी छाती पर रख लिया, फिर घबराहट और डर का भाव दिखाया। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोगों ने लियाओ युनचुवान को हमदर्दी भरी नज़रों से देखा। इन दो बेशर्म लोगों को एक साथ काम करते देखकर यह अंदाज़ा लगाया गया कि लियाओ युनचुवान बिना पैसे गंवाए मुसीबत से नहीं बच पाएगा।